नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एडू भारत। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम लोग 14 दिनों के अंदर आपका रिवीजन कंप्लीट कराएंगे घटना चक्र के सारांश के साथ। और अगर आप करंट अफेयर करते हैं तो ई दृष्टि, ये दोनों ही बुक्स जो हैं ये मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित है। और इसका पहला वीडियो हमने पॉलिटी का रिकॉर्ड कर दिया था जो हमारे चैनल पर आ चुका है, और आप उसको पहले देख लीजिएगा तभी ये वाला वीडियो समझ में आएगा। ये उसका दूसरा पार्ट है, वो 1 घंटे का वीडियो है लगभग, और ये भी लगभग 1 घंटे का ही वीडियो होगा, 1 या 1.5 घंटा हो सकता है। और इसमें हम ये पूरी पॉलिटी कवर कर लेंगे। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। दोस्तों, कल हमने फंडामेंटल राइट्स तक कवर कर लिया था, अपना एफआर कंप्लीट हो गया था। आज हम डीपीएसपी पे जाएंगे। और डीपीएसपी जैसा कि आप लोग जानते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, नीति निर्देशक तत्व, जिसको हमने आयरलैंड के संविधान से उठाया हुआ है। आयरलैंड ने इसे स्पेन के संविधान से उठाया था। अब देखिए, डीपीएसपी में जो है भाग 4 में इसका वर्णन है, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक। यह आपको सामाजिक आर्थिक कल्याण प्रोवाइड कराता है, सामाजिक आर्थिक अधिकार प्रोवाइड कराता है डीपीएसपी। और यदि आप फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे तो वो आपको राजनीतिक अधिकार प्राप्त कराता है। अब देखिए, फंडामेंटल राइट्स में डीपीएसपी में आपको कौन कौन से आर्टिकल्स याद रखने की ज़रूरत है। इसमें आर्टिकल 44, आर्टिकल 46, आर्टिकल 47, आर्टिकल 49, आर्टिकल 50, आर्टिकल 48, आर्टिकल 51 और आर्टिकल 40 भी बहुत इंपॉर्टेंट। अब आप इनको याद रखिएगा। हैं तो बहुत सारे, अब सारे आप याद नहीं रख सकते हैं, तो कम से कम इतने याद रखिए। 40 में आपका पंचायतें हैं, ठीक है, ग्राम पंचायत। और आप 44 देखेंगे तो इसमें समान नागरिक संहिता का वर्णन है। समान नागरिक संहिता को हम यूसीसी के रूप में जानते हैं। इस साल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हाल ही में उत्तराखंड की सरकार ने यूसीसी पर अपना एक विधेयक पारित किया है। उत्तराखंड पहला राज्य ऐसा बन गया है जिसने यूसीसी पर विधेयक पारित किया है। तो उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता अब लागू हो गई है। उत्तराखंड से पहले भारत के एकमात्र राज्य केवल गोवा में यूसीसी लागू थी। अब केवल 2 राज्य हो गए हैं, पहला गोवा और दूसरा उत्तराखंड। याद रखिएगा, ये पेपर में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। या तो करंट अफेयर में पूछ देगा या तो आपको पॉलिटी में आ जाएगा। अब आर्टिकल 45 जो है, इसमें हमारा शिक्षा का अधिकार था। पहले 0 से 5 साल तक स्वास्थ्य और शिक्षा बच्चों को सरकार मुहैया कराएगी, लेकिन 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हमने फंडामेंटल राइट में और फंडामेंटल ड्यूटी में दोनों जगह जोड़ दिया है। तो शिक्षा का अधिकार अब आपको एक मौलिक अधिकार है जो आर्टिकल 21 का के तहत मिलता है। अब देखिए, 46 में SC ST तथा यहाँ पे OBC भी आप ऐड कर लीजिए, इनके अधिकारों की बात की गई है। 47 में पोषाहार और मद्य निषेध, यानी कि पोषाहार सरकार प्रोवाइड कराएगी आपको, और मद्य निषेध यानी कि जो भी मादक पदार्थ है, ड्रग्स हैं, उनके कंजम्पशन को रोकने का प्रयास करेगी। अब आर्टिकल 48 जो है 48, इसमें कृषि और पशुपालन का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 49 बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है आपके लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ से, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय महत्व के स्थानों के संरक्षण की बात की गई है। ये जो है आपका डीपीएसपी है, और जो फंडामेंटल ड्यूटी है वहाँ पे सार्वजनिक स्थान के संरक्षण की बात की गई है। दोनों अलग अलग है, डिफ्रेंशिएट करके याद करिएगा, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होगा। आर्टिकल 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात है, और आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुनिश्चित करेगा राष्ट्र। अब देखिए, जो आपका डीपीएसपी है भाग 4, इसमें कितनी बार संशोधन हुआ है, तो इसमें केवल 4 बार संशोधन किया गया है अब तक। पहला है 42वां संविधान संशोधन। इससे आर्टिकल 39 चा, यानी कि इंग्लिश में अगर आप देखें तो 39F, 39A, 43A और 48A ये जोड़े गए हैं। अब देखिए, 39F में क्या है, तो बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे तथा शोषण से बच्चों व अल्पवयस्कों की सुरक्षा करने का दायित्व होगा सरकार का। आर्टिकल 39A आपको निःशुल्क कानूनी सहायता प्रोवाइड कराता है। आर्टिकल 43A में उद्योगों में श्रमिकों की भी भागीदारी होगी। अब ये श्रमिकों की भागीदारी तो उद्योग में होती ही है, लेकिन ये किस भागीदारी की बात कर रहा है। अगर कोई उद्योग है और उसके संबंधित कोई नियम बनाए जाने हैं तो श्रमिकों से भी पूछा जाएगा कि क्या उनके लिए सुटेबल हो सकता है। फिर आर्टिकल 48A जो है, यहाँ पे पर्यावरण व वन्य जीवों की रक्षा की बात की गई है। अब 44वें संविधान संशोधन से आपका 38 में सुधार किया गया है, जिसमें आय, प्रतिष्ठा और अवसर की असमानता को समाप्त किया जाएगा। इसी आर्टिकल के तहत फीमेल तथा मेल वेजेज जो हैं
इन दोनों को समान रखने की बात की गई है। मतलब महिला और पुरुष के द्वारा जो वेतन अर्जित किया जाएगा तो समान काम के लिए समान होगा, अलग अलग नहीं रखा जाएगा। फिर 86वें संविधान संशोधन से वही आर्टिकल 45 में आपका चेंज हुआ है और ये 21 का यानी कि 21A के तहत शिक्षा का अधिकार आपको मिल गया है। और 97वां संविधान संशोधन ये सहकारी समितियों को इंट्रोड्यूस करता है। 97वें संविधान संशोधन से 43B जोड़ा जाता है, सहकारी समितियाँ। अब देखिए, सहकारी समितियाँ हमारे संविधान में बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ टॉपिक है, इसको हमने एक जगह कंसाइज किया हुआ है जो आपको इसी क्लास में आगे पढ़ने को मिलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य। ये हमने कहाँ से लिया है? तो ये हमारे संविधान में सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। अब जो मौलिक कर्तव्य है ये हमारे मौलिक संविधान में नहीं थे, इनको 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। इनको जोड़ने की सिफारिश की थी स्वर्ण सिंह समिति ने, और इस समिति के अनुसार 1976 में केवल 10 फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी। वर्तमान में 11 है, लेकिन तब केवल 10 जोड़ी गई थी। और 86वें संविधान संशोधन से एक और ड्यूटी बढ़ गई, यही शिक्षा प्रोवाइड कराना अपने बच्चों को। ये भाग 4 का में वर्णित है और अनुच्छेद 51A में। अब देखिए, यहाँ पे मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में सारे मौलिक कर्तव्यों को लिखा है, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन बनता है, सारे ऑप्शंस में दे देता है और आपको अलग उसमें जो नहीं शामिल होता है उसको चुनना होता है, इसलिए एक बार इनको पढ़ना ज़रूरी है। तो पहला मौलिक कर्तव्य है संविधान और राष्ट्र ध्वज तथा राष्ट्रगान की सम्मान करना। उसके बाद दूसरा मौलिक कर्तव्य है राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों का सम्मान करना। तीसरा मौलिक कर्तव्य है संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना। चौथा मौलिक कर्तव्य है देश की रक्षा, राष्ट्र की सेवा करना। पांचवा मौलिक कर्तव्य है समरसता और समान भ्रातृत्व, ऐसी प्रथाओं का त्याग जो स्त्रियों का सम्मान ना करते हो। छठवां मौलिक कर्तव्य है सामाजिक संस्कृति तथा परंपराओं का संरक्षण करना। सातवां मौलिक कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण, वन, झील, नदी, वन्यजीव, प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखना। आठवां मौलिक कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा मानववाद को बढ़ावा। उसके बाद 9वां मौलिक कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा तथा हिंसा से दूर रहना। 10वां मौलिक कर्तव्य है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना। और आपका 11वां मौलिक कर्तव्य है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। यहाँ पे ये अभिभावक या माता पिता का कर्तव्य होगा। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे कई बार फंडामेंटल ड्यूटी में लिख के दे देगा कि इनकम टैक्स जमा कराना, वोटिंग करना ये मौलिक कर्तव्य है, तो नहीं, ये गलत है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना ये आपका मौलिक कर्तव्य है, नहीं, ये आपका DPSP है। यहीं पे आपको फंसाता है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना के देता है और बच्चे फंस जाते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय महत्व का संरक्षण है अगर स्मारकों का तो वो DPSP होगा, और यदि सार्वजनिक स्थान है, वहाँ सार्वजनिक संपत्ति है, उसकी सुरक्षा करना आपका मौलिक कर्तव्य होगा। दोनों को अलग अलग सही से याद रखिएगा। अब देखिए, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ, भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 61 तक में राष्ट्रपति का वर्णन है। भाग 5 वैसे बहुत बड़ा है, लेकिन जहाँ तक राष्ट्रपति का वर्णन है वो इतना ही है। बाकी भाग 5 अगर आप देखेंगे तो ये अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक है। ठीक है, सॉरी 152 तक। फिर यहाँ से 153 से राज्यपाल, और वहाँ से फिर स्टार्ट हो जाता है आपका पार्ट 6। अब देखिए, राष्ट्रपति से क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राष्ट्रपति एक बहुत बड़ा टॉपिक है और यहाँ पे इसको पढ़ने में ही कम से कम 1 घंटा अलग से लग जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ क्रिस्प चीज़ें पढ़ेंगे जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट। तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा गुप्त मतदान से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक प्रत्याशी को कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना आवश्यक है। अगर किसी भी राष्ट्रपति प्रत्याशी के पास 50 प्रस्तावक या अनुमोदक नहीं है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। अन्य योग्यताएं भी हैं, जिसमें 35 साल की उम्र होना और बाकी सारी चीज़ें हैं। वो लोकसभा का मेंबर बन सकता हो, भारत का नागरिक हो, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट है इसको आप याद रखिएगा, वो आपने हर जगह पढ़ा हुआ होता है, आप वो नहीं भूलते, ये चीज़ें भूल जाते हैं। अब देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या से तात्पर्य 1971 की जनगणना से। अब देखिए, ये जनसंख्या वाली बात क्यों चल रही है? तो जब राष्ट्रपति के लिए एक वोट की गणना की जाती है वहाँ पे ये टर्म आता है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी जनगणना, तो 1971 की जनगणना।
अब देखिए राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल जो है वो 52 से चालू होते हैं 61 तक। 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। अब देखिए इसके लिए एक याद करना चाहिए आपको, आर्टिकल्स याद होने चाहिए, अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। इसके लिए एक ट्रिक है, रा का नी को का दू यो द सा म। अब देखिए इसका अर्थ कैसे निकालेंगे, तो जो आर्टिकल 52 है इसमें राष्ट्रपति पद का वर्णन है। आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा, का से कार्यपालिका का प्रमुख होगा। आर्टिकल 54 में निर्वाचन, किस तरह से राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा उसका वर्णन है। आर्टिकल 55 में को एक तरह का कोटा डिसाइड किया गया है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, वो कोटा क्या होता है वो हम आपको समझाएंगे। आर्टिकल 56 में का यानी कि कार्यकाल क्या होगा राष्ट्रपति का, 5 वर्ष होता है भारत में, जबकि आप अमेरिका की बात करेंगे तो वहाँ पे राष्ट्रपति का कार्यकाल मात्र 4 वर्ष होता है। अभी हाल ही में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप जी जीते हैं, उनको बधाई। 97वां जो आपका अनुच्छेद है, इसमें एक राष्ट्रपति दोबारा चुनाव लड़ सकता है या नहीं, तो हाँ लड़ सकता है, इसका वर्णन इसमें किया गया है। अब देखिए 58 में क्या है, तो राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं हैं। 59 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए दशाएं हैं, और 60 में राष्ट्रपति का शपथ का वर्णन है। और अगर आप 61 की बात करेंगे तो 61 में राष्ट्रपति के लिए महाभियोग शब्द का वर्णन है। अब अगर आप देखेंगे तो महाभियोग शब्द किसी भी पद से हटाने के लिए सिर्फ राष्ट्रपति के लिए प्रयोग किया जाता है। बाकी कोई भी पदाधिकारी है या कोई भी पद है, उससे यदि किसी को पदच्युत किया जाएगा तो उसके लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब देखिए हम लोग याद करते हैं कि राष्ट्रपति के अन्य कौन से आर्टिकल महत्वपूर्ण हैं। तो अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रपति के लिए अन्य जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं उसमें आर्टिकल 77 में भारत सरकार के सभी कार्यपालिका कृत्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। फिर उसके बाद आप देखेंगे आर्टिकल 78, प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वो राष्ट्रपति को सूचना दे सभी कार्यों की, ये आर्टिकल 78 में है। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो संयुक्त अधिवेशन की बात की गई है, तो संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है, तो ये बुलाता है राष्ट्रपति, और इसका वर्णन आपको मिलेगा आर्टिकल 108 में। ठीक है। अब देखिए शक्तियाँ, तो क्षमादान शक्तियाँ जो है वो राष्ट्रपति की आर्टिकल 72 में है। वीटो शक्ति जो है ये राष्ट्रपति की आर्टिकल 111 में है, और अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है ये राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 123 में है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्षमादान शक्तियों की बात जब आई तो न्यायिक शक्तियाँ जो है राष्ट्रपति की, क्षमादान उनको कहा जाता है, और ये 5 प्रकार की हैं। 5 प्रकार की शक्तियों को किस प्रकार से देखेंगे, तो एक क्षमादान है, उसके बाद लघुकरण है, प्रतिहार है, विराम है और प्रतिलंबन है। अब आप इनको अलग अलग ये याद रखिएगा। क्षमादान में राष्ट्रपति पूरी सज़ा माफ़ कर सकता है। लघुकरण जो होता है इसमें सज़ा की प्रवृत्ति नहीं बदलती है, लेकिन सज़ा की प्रवृत्ति बदल जाती है लेकिन समय कम नहीं होता है। यदि किसी को 20 वर्ष का कठोर कारावास है तो उसको साधारण कारावास 20 वर्ष का दिया जाएगा, लेकिन रहेगा 20 वर्ष का ही। प्रतिहार में क्या होता है, तो इसमें समय कम हो जाता है, प्रवृत्ति नहीं बदलती। अगर किसी को 10 साल के कठोर कारावास है तो उसको 5 साल का कठोर कारावास कर दिया जाएगा। विराम, यदि कोई विशेष स्थिति है, ऐसी स्थिति में किसी की सज़ा पर विराम लगाया जाता है। फिर देखिए वीटो शक्तियाँ। वीटो शक्तियाँ राष्ट्रपति को मिलती है आर्टिकल 111 से, और इसमें कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, तो भारत के राष्ट्रपति को 3 वीटो प्राप्त है, अत्यंतकारी, निलंबनकारी और जेब वीटो। अत्यंतकारी, इसको इंग्लिश में हम लोग एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। यह जो वीटो है इसको अब भारतीय संविधान में समाप्त कर दिया गया है 42वें संविधान संशोधन के बाद से। इसका अर्थ ये होता था कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर सीधे मनाही कर सकता था, उस पर वह अनुमति नहीं दे सकता था, ये उसके पास अधिकार था, परंतु अब ये अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। निलंबनकारी वीटो, यह अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है 44वें संविधान संशोधन से कि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकता है विधेयक को। और जेबी वीटो का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, और इस वीटो के तहत राष्ट्रपति क्या करता है कि किसी भी जो विधेयक आया है उसको अपने पास रख लेता है, उस पर साइन करना या नहीं करना उसके लिए वह जवाबदेह नहीं है। जेबी वीटो का आज तक 3 बार प्रयोग किया गया है। सबसे पहले दहेज से संबंधित एक विधेयक था, दूसरा जो था वो आपका बैंकिंग से संबंधित विधेयक था, और तीसरा जो विधेयक था ये पोटा से संबंधित था। केवल 3 बार।
उसके बाद देखिए, अब हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों का अगर इसी 5वें पार्ट पे ही अभी अगर आप आगे जाएंगे तो उपराष्ट्रपति का पार्ट आता है। उपराष्ट्रपति का 63 आर्टिकल 63 से चालू होता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उपराष्ट्रपति। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि वो राज्यसभा का सभापति होता है, और जब राष्ट्रपति नहीं होता तो वो कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति में यह इंपॉर्टेंट है, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल से लोग कन्फ्यूज होते हैं, क्योंकि वो राज्यसभा का सभापति है, इसलिए लोगों को लगता है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 6 साल होगा, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष ही होता है। लेकिन उपराष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी अगर ऑप्शन में 6 साल हो तो उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के लिए आप 6 साल क्लिक मत कीजिएगा, नहीं तो आपसे वो गलत हो जाएगा। अब देखिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात की जाए तो मंत्रिमंडल शब्द जो है इसका सबसे पहली बार प्रयोग किया गया है अनुच्छेद 352 में, 44वें संविधान संशोधन के बाद। क्योंकि 44वें संविधान संशोधन से पहले राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात सिर्फ प्रधानमंत्री के कहने मात्र से लगा देता था, लेकिन जब ये 44वां संविधान संशोधन हुआ उसके बाद यदि राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करना है तो मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर ही अब वो आपातकाल लागू कर सकता है। तो देखिए, मंत्रिमंडल से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद है, तो आपका अनुच्छेद 74 है, 74 का पार्ट 1, इसमें राष्ट्रपति को सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। देखिए, फिर उसके बाद आर्टिकल 74 का ही पार्ट 2 है, ये यहाँ पे 74 लिखा हुआ है दोस्तों, आर्टिकल 74 का ही पार्ट 2 है। और फिर उसके बाद मंत्रिपरिषद की सलाह किसी न्यायालय में जांच योग्य नहीं होगी। ठीक है, अब आर्टिकल 75 का पार्ट 1 जो है इसमें पीएम की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार से राष्ट्रपति करेगा। उसके बाद आर्टिकल 75 के पार्ट 1 का में लिखा हुआ है कि मंत्रिपरिषद जो है यह 15% से कम होगी, किसका, संसद के जो सदस्य हैं उनकी संख्या का। ठीक है, ये 15% से कम होगी, 15% से ज़्यादा मंत्रिपरिषद नहीं हो सकती, और ये जोड़ा गया है 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा। अब देखिए, 75 के पार्ट 3 में क्या लिखा हुआ है कि लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। अब देखिए, संसद के जो सदस्य होते हैं यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनका जो दायित्व है वो लोकसभा के प्रति होगा सामूहिक रूप से, क्योंकि यदि लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो मंत्रिपरिषद भी डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन यदि कहीं आपको ऑप्शन में लोकसभा ना दिखे तब आप संसद मार सकते हैं। संसद के सदस्य लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, लेकिन यदि ऑप्शन में लोकसभा नहीं है तब आप लिखेंगे कि संसद के सदस्य संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। कई बार ऑप्शन में लोकसभा नहीं देता तब ही आपको संसद लगाना है, लेकिन यदि लोकसभा है ऑप्शन में तो लोकसभा ही अभीष्ट रूप से सही होगा। अब देखिए, लोकसभा के जो सदस्य जो संसद के सदस्य हैं वो सामूहिक रूप से तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं, लेकिन यदि व्यक्तिगत रूप से देखेंगे तो एक सदस्य राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, वो चाहे मंत्री हो या सिर्फ सदस्य हो, वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा, लेकिन यदि सामूहिक रूप से है तो लोकसभा के प्रति। अब देखिए, 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब देश में 18 मंत्रालय थे और आज की स्थिति में 51 मंत्रालय हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति जो होती है इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहीं पर हम अगर देखेंगे तो अटॉर्नी जनरल के पद की बात की गई है आर्टिकल 76 में। अटॉर्नी जनरल ये आपका महान्यायवादी होता है जिसका पारिश्रमिक राष्ट्रपति डिसाइड करता है। अभी हम अटॉर्नी जनरल के बारे में आगे और विस्तार से देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक आर्टिकल के रूप में बता रहा हूँ मैं आपको कि आर्टिकल 76 में महान्यायवादी का वर्णन है। संसद के सदस्य की भांति वेतन व भत्तों के साथ विशेषाधिकार का भी अधिकारी होता है, लेकिन इसको संसद में किसी भी वोटिंग में वोट करने का अधिकार नहीं होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये संसद की किसी भी बैठक में बैठ सकता है, भाषण कर सकता है, लेकिन इसको वोट करने का अधिकार नहीं होता है। अब देखिए, जिस तरह से अटॉर्नी जनरल का पद संसद में होता है उसी तरह से विधानमंडल में आर्टिकल 165 के तहत राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत एडवोकेट जनरल होता है, जिसको महाधिवक्ता कहा जाता है। कौन? एडवोकेट जनरल, एडीजी। तो ये भी आप याद रखिएगा, जिस तरह से केंद्र में अटॉर्नी जनरल वैसे ही राज्य में एडवोकेट जनरल। अब देखिए, सीएजी, इसको नियंत्रक महालेखा परीक्षक बोलते हैं।
और इसको आर्टिकल 148 में वर्णित किया गया है। इसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की भांति ही इसको हटाया जा सकता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। अब ये टर्मिनोलॉजी जो लोग जिसने भी पॉलिटी पढ़ी हुई है वो समझ सकता है कि यदि उसका कार्यकाल 6 वर्ष का हो गया है तो वो अपने पद से हटेगा, और यदि 6 वर्ष नहीं भी हुआ है और उसकी उम्र 65 वर्ष हो गई है तो भी उसको अपने पद से हटना होगा। अब देखिए इसके आगे ये कुछ आर्टिकल्स लिखे हुए हैं जिनका आगे आप विस्तार से वर्णन आपको मिलेगा जब हम पंचायती राज और नगर निकाय वाला पार्ट पढ़ रहे होंगे। यदि आप एक बार देखना चाहें तो यहाँ पे भी देख सकते हैं। 243 आई और वाई में राज्य वित्त आयोग का वर्णन है, 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग का वर्णन है, 243 जेड डी में जिला योजना समिति का वर्णन है, 243 जेड ई में महानगर योजना समिति का वर्णन है, 263 में अंतर्राज्यीय परिषदों का वर्णन है, 280 में वित्त आयोग है, ये राष्ट्र का वित्त आयोग है। फिर देखिए 307 जो है यहाँ पे अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्यिक आयोग का वर्णन किया गया है। अब देखिए वरीयता क्रम जो मैंने लिखा हुआ है पूरा डिटेल्ड लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना देता है क्रोनोलॉजी में लगाने को और हम लोग फंस जाते हैं अक्सर, तो इसको ध्यान से देखिएगा। नंबर 1 पे वरीयता क्रम में सबसे ऊपर जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, नंबर 2 पे उपराष्ट्रपति, नंबर 3 पे प्रधानमंत्री, नंबर 4 पे राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में। ये टर्मिनोलॉजी ध्यान रखिएगा। यदि राज्य का राज्यपाल अपने राज्य में है तो वो वरीयता क्रम में 4थे नंबर पर है, लेकिन यदि राज्य का राज्यपाल अपने राज्य में नहीं है, दूसरे राज्य में है, तो वो वरीयता क्रम में नीचे चला जाता है। अब देखिए 5वें नंबर पर वरीयता क्रम में भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं। 5 का का में ही उप प्रधानमंत्री को जोड़ा गया है। अब उप प्रधानमंत्री टर्म थोड़ा सा इस बार महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि अभी इसी साल लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिया गया है। लाल कृष्ण आडवाणी जी जो हैं इनको भारत रत्न दिया गया है और ये हमारे आखिरी उप प्रधानमंत्री रहे हुए हैं। पहले उप प्रधानमंत्री की यदि आप बात करेंगे तो पहले उप प्रधानमंत्री हमारे पटेल जी थे, लेकिन आखिरी जो है वो लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, ये याद रखिएगा। उसके बाद 6वें नंबर पर भारत के सीजे जो चीफ जस्टिस होते हैं और लोकसभा अध्यक्ष, ये 6वें नंबर पर वरीयता क्रम पे आता है। 7वें नंबर पर वरीयता क्रम में है कैबिनेट मंत्री, लोकसभा राज्यसभा में विपक्ष के नेता, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, पूर्व पीएम और सीएम अपने राज्य में। किसी राज्य का मुख्यमंत्री अपने राज्य में यदि है तो वो वरीयता क्रम में 7वें नंबर पर है। 7 के का में ही भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति भी शामिल होते हैं। 8वें नंबर पर राजदूत, उच्चायुक्त, गवर्नर, सीएम दूसरे राज्य में। देखिए अभी तक आप देखेंगे जब ये अपने राज्य में थे तब वरीयता क्रम में सीएम 7वें नंबर पे था और राज्यपाल 4थे नंबर पे, लेकिन यदि वो दूसरे राज्य में तो वरीयता क्रम में वो 8वें नंबर पर होंगे। 9वें नंबर पर सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज होते हैं। 9 के का में यूपीएससी यानी कि जो लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष, सीएजी और सीईसी सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। उसके बाद 10वें नंबर पर लोकसभा तथा राज्यसभा के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के सदस्य तथा केंद्र के राज्य मंत्री। 11वें नंबर पर भारत के महान्यायवादी, कैबिनेट सचिव तथा उपराज्यपाल शामिल होते हैं और 12वें नंबर पर आपके जनरल तथा सामान्य रैंक वाले सेनाध्यक्ष शामिल किए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी है कि संविधान में एजी यानी कि अटॉर्नी जनरल तथा महाधिवक्ता और भाषाई अधिकारी तीनों के वेतन भत्तों का उल्लेख नहीं किया गया है। कौन कौन? तो अटॉर्नी जनरल का, महाधिवक्ता का और भाषाई अधिकारी का। संविधान में इनके वेतन का कोई उल्लेख नहीं है। इसका निर्धारण राष्ट्रपति व राज्यपाल करते हैं। राष्ट्रपति किसका किसका करेगा? तो एजी का, और जो ये भाषाई अधिकारी है और महाधिवक्ता का करेगा राज्यपाल। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पे हम लोग। अब देखिए यहाँ से आपका स्टार्ट हो गया है लोकसभा। अब लोकसभा चुनाव हुए हैं इस बार, तो यहाँ से प्रश्न बनने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हो जाती हैं। तो लोकसभा का वर्णन कहाँ है? तो ये वर्णन है इसका अनुच्छेद 81 में। लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 550 है। पहले 552 थी, 2 एंग्लो इंडियन चुने जाते थे, लेकिन उनके पद को अब समाप्त कर दिया गया है, तो अब सिर्फ 550 है। 550 में आप देखेंगे तो स्टेट से 530 सदस्य चुनकर आते हैं और यूटीज से 13 सदस्य चुनकर आते हैं। अब यूटीज से 20 सीटें उनको आवंटित है, लेकिन चुन के 13 ही आते हैं। टोटल 543 सदस्य ही चुनकर जान रहे हैं हम लोगों की लोकसभा में। ये 7 सीटें किसके लिए आरक्षित की गई हैं? तो जो हम लोगों का पीओके क्षेत्र है, जहां पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहां के लिए ये 7 सीटें आरक्षित है और जब वहां पर कभी चुनाव होगा तो वहां से ये सीटें जुड़ेंगी। अब देखिए
प्रत्येक राज्य में लोकसभा सीटों का आवंटन 1971 के अनुसार हुआ है, ठीक है, जबकि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का विभाजन 2001 की जनगणना से किया गया है। अब ये देखिए 1971 और ये 2001, ये क्या गेम है, तो इसको समझने के लिए यदि मैं आपको बताऊं तो जो सीटें हैं, कितनी सीटें होंगी, ये इस जनगणना के आधार पर डिसाइड किया जाएगा, ठीक है, और 2001 की जनगणना के अनुसार एक सीट पर कितनी जनता होगी ये डिसाइड किया जाएगा। क्योंकि पहले तो हमने देखा कि 10 लाख जनता जो है वो एक सीट पर रहेगी, लेकिन यदि आप जैसे ही जाएंगे 1971 से बढ़ेंगे तो 1971 की जनसंख्या 2001 तक और वर्तमान में बहुत ज़्यादा हो गई। तो अब कहीं किसी सीट में जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गई, वहाँ पे किसी एक सीट पर 50 लाख वोटर है, किसी एक सीट पर अभी भी 10 लाख वोटर ही हैं, तो इसको संतुलित करने के लिए ये प्रावधान किया गया है। अब देखिए, जो हम लोगों की लोकसभा की पहली वुमेन अध्यक्ष हैं वो है मीरा कुमार। यदि मैं पहले अध्यक्ष की बात करूं तो वो है जीवी मावलंकर जी, ठीक है, और वर्तमान के तो आपको पता ही है ओम बिरला साहब, और पहली महिला मीरा कुमार जी। अब देखिए, जो लोकसभा में एसटी सीटों के लिए आरक्षण की बात है वो आर्टिकल 330 में है। लोकसभा का जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव है ये आर्टिकल 93 में वर्णित है, और लोकसभा का कोरम क्या होगा 1/10, और इसका वर्णन आर्टिकल 100 में है, ठीक है। अब देखिए, आपको मैंने यहाँ पे एक टैली लिख के दी हुई है जो समझने में बहुत ही ज़्यादा जटिल है, मैं आपको पढ़ के समझा रहा हूँ। ये सीटों का आवंटन दिया हुआ है कि किस राज्य में कितनी सीटें आवंटित की गई हैं। चुनाव इस साल हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत हाई हैं। तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, वेस्ट बंगाल में आपकी 42 सीटें हैं, बिहार में 40 सीटें हैं, तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, मध्य प्रदेश में 28 सीटें हैं, और मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, माफ़ कीजिएगा, मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, और कर्नाटक में 28 सीटें हैं, गुजरात में 26 सीटें हैं, राजस्थान और आंध्र प्रदेश यदि आप देखेंगे तो दोनों राज्यों में 25-25 सीटें हैं, ओडिशा में 21 सीटें हैं, केरल में 20 सीटें हैं, तेलंगाना में 17 सीटें हैं, झारखंड और असम दोनों राज्यों में 14-14 सीटें हैं, पंजाब में 13 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, हरियाणा में 10 सीटें हैं, उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं। अब आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश और गोवा, मणिपुर, मेघालय तथा त्रिपुरा, इन 5 राज्यों में 2-2 सीटें हैं। मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम, इन 3 राज्यों में 1-1 सीटें हैं। अब इस तरह से आप इन सीटों को याद रखेंगे। अगर सारी सीटें याद हो जाती है बहुत अच्छा है, लेकिन यदि सारी सीटें नहीं याद होती है तो आप कुछ बड़े राज्यों की सीटों को अवश्य याद रखिएगा, जिनमें यूपी, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर जिन राज्यों के विधानसभा चुनाव इसी साल हुए उनके विधानसभा सीटों के साथ साथ राज्यसभा और लोकसभा सीटें भी याद करने की ज़रूरत होती है। अब देखिए, हम लोग आते हैं राज्यसभा में। राज्यसभा का वर्णन आर्टिकल 80 में किया गया है। राज्यसभा में सदस्य कितने होते हैं, तो आपके 250 सदस्य होते हैं, 238 सदस्य इनको चुना जाता है, और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। अब ये 238 सदस्य कैसे चुने जाते हैं, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा इनको चुना जाता है। राज्यसभा के सदस्यों को चुनने की प्रक्रिया हमने आयरलैंड से ली हुई है, और इसी तरह राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया भी हमने आयरलैंड से ली हुई है। ये चीज़ शायद मैं कल बताना भूल गया था। तो अब देखिए, 12 सदस्य, इनको हम मनोनीत कहाँ से करेंगे, तो इनको मनोनीत तो हमारे प्रेसिडेंट साहब करेंगे, ठीक है। और मनोनीत करने के इनके 4 क्षेत्र हैं, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। अब देखिए, आपको कंफ्यूज कहाँ करेगा, यहीं पे लिख देगा कोऑपरेटिव कमेटी और आप कर देंगे गलत। क्यों? क्योंकि जब आप विधान परिषद पढ़ेंगे तब वहाँ पे कोऑपरेटिव कमेटी के सदस्यों को भी मनोनीत किया जा सकता है। जो राज्यपाल मनोनीत करता है वो यहाँ से 5 क्षेत्रों से करता है, लेकिन यदि अब राज्यसभा की बात है तो केवल 4 क्षेत्र ही याद रखिए, कोऑपरेटिव कमेटी के साथ कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर जो है राज्यसभा के प्रतिनिधित्व प्राप्त है, इनको राज्यसभा में सीटें प्राप्त हैं। बाकी जो यूटीज़ हैं उनको राज्यसभा में कोई सीटें प्राप्त नहीं हैं। अब देखिए, जम्मू कश्मीर को 4 राज्यसभा सीट, दिल्ली को 3 राज्यसभा सीट और पुदुचेरी को 1 राज्यसभा सीट, ये याद रखिए। अब देखिए, राज्यसभा को कहाँ शक्तियाँ अधिक प्राप्त हैं, तो वो इन अनुच्छेदों में वर्णित है।
249 में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रहित के किसी भी मुद्दे पर राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा को है। लोकसभा ये काम नहीं कर सकती, राज्यसभा कर सकती है। यदि राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाना है तो 2/3 बहुमत से राज्यसभा यदि कोई विधेयक पारित कर दे। अब देखिए 250 से आपातकाल की स्थिति में राज्य सूची के किसी भी विषय में कानून बनाने का अधिकार। 252 2 या 2 से अधिक राज्य विधानमंडल के अनुरोध पर राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए। फिर 253 जो है अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते की स्थिति में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाया जा सकता है। और अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का जो काम है ये भी राज्यसभा का है। ठीक है, राज्यसभा ही पहले विधेयक पारित करेगी, तभी अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जा सकता है। अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी हैं? तो IAS, IPS और IFOS। IAS और IPS जो है ये आपकी आज़ादी से चली आ रही हैं, और IFOS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो है, फॉरेन सर्विसेज नहीं है ये, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये 1966 में जोड़ा गया है, याद रखिएगा। अब देखिए हम राज्यसभा की सीटों को यदि देख लें तो किस तरह से हैं। तो राज्यसभा में सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में 31 सीटें, महाराष्ट्र में 19 सीटें, तमिलनाडु में 18 सीटें, बिहार और वेस्ट बंगाल में 16-16 सीटें, कर्नाटक में 12 सीटें, आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश में 11 सीटें हैं, राजस्थान और उड़ीसा में 10 सीटें हैं, केरल में 9 सीटें हैं, असम, तेलंगाना और आप देखेंगे पंजाब, यहाँ पे 7-7 सीटें हैं, झारखंड में 6 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में 5-5 सीटें हैं, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में 3-3 सीटें हैं। अब देखिए 8 राज्य हैं जहाँ एक सीट ही है, जैसे कि ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। इन 8 राज्यों में केवल 1 सीट है। अब ये देखिए ये नोट है, याद रखिएगा, 2026 तक राज्यसभा तथा लोकसभा की सीटों को नहीं बदला जाएगा। मतलब जितनी है 550 और यहाँ पे 250, ये इतनी ही रहेंगी। 2026 में जब इनको बदला जाएगा तो जनगणना का आधार जो लिया जाएगा वो 2001 लिया जाएगा सीटों के लिए। ठीक है, क्योंकि जनसंख्या के आवंटन के लिए तो अभी भी 2001 यूज हो रहा है, लेकिन सीटों के आवंटन के लिए 71 यूज होता है। तो सीटों के आवंटन के लिए अब 2001 की जनगणना को यूज किया जाएगा। और ये सिफारिश की किसने है? तो कुलदीप सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर। तो ये समिति का नाम भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। अब देखिए संसदीय कार्य संचालन की जो विधायी प्रक्रिया है ये हमको समझने की ज़रूरत है। इस बार चुनाव हुए हैं तो संसद एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए बन ही जाता है। तो ये प्रक्रिया थोड़ा डिटेल में मैंने लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो 3 बार संयुक्त बैठक आज तक बुलाई गई है। एक दहेज निरोधक विधेयक पर, फिर उसके बाद बैंकिंग सेवा विधेयक पर, और ये आपका पोटा पर। सॉरी, मैंने ये वाली चीज़ आपको शायद उसमें बता दी थी, जेब वीटो पे। जेब वीटो पे ये नहीं था, क्षमा कीजिएगा। जेब वीटो पे केवल डाक विधेयक था राजीव गांधी जी के टाइम पे, जिसको ज्ञानी जैल सिंह ने अपने जेब पे रखा था। ज्ञानी जैल सिंह उस समय भारत के राष्ट्रपति थे। तो ये चीज़ याद रखिएगा, कन्फ्यूजन के लिए माफ़ कीजिएगा मेरे को। अब देखिए अनुच्छेद 105 जो है इसमें विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां दी गई हैं जो संसद के सदस्य हैं। फिर उसके बाद 109 के 1 में धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाएगा, इस बात का वर्णन है। 118(4) में वर्णित किया गया है कि जो संयुक्त अधिवेशन होगा उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। आर्टिकल 116 में विनियोग विधेयक पारित न होने की दशा में लेखा अनुदान से धन निकासी की जाएगी। अब जैसे बजट पेश कर दिया जाता है और बजट पास होने में समय लग रहा होता है, तो काम करने के लिए लेखा अनुदान पारित कर दिया जाता है। उसके बाद अवशिष्ट सूची यदि आप देखेंगे तो 248 अवशिष्ट सूची है केंद्र और संसद में। अब शून्यकाल जो है इसका वर्णन हम लोगों के संविधान में नहीं है, और ये जो एक वर्ड है, ये वर्ड दिया है भारतीय मीडिया ने, ये हमको कहीं भी पूरे विश्व में देखने को नहीं मिलेगा। तो शून्यकाल 2014 से पहले यदि आप देखेंगे तो 12 से 1 के बीच का ही होता था प्रश्नकाल के बाद, लेकिन अब बदल गया है। राज्यसभा में 11 से 12 के बीच का जो 1 घंटे का समय है 2014 के बाद से, वो है शून्यकाल, और लोकसभा में 12 से 1 का समय ही है अभी भी। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 107, यहाँ पे विधेयक की समाप्ति के संबंधित कि कोई विधेयक कब व्यपगत होगा उससे संबंधित प्रावधान कहाँ है? तो आर्टिकल 107 में है। आर्टिकल 7 के 3 पार्ट में। ये तीनों पार्ट आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार यहाँ से प्रश्न बनता है। तो आर्टिकल 107 के पार्ट 3 में लिखा है कि संसद में लंबित विधेयक सत्रावसान पर समाप्त नहीं होते हैं।
मतलब कि संसद में यदि कोई विधेयक लंबित है और सत्र का अवसान हुआ है, सत्र खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पर ये विधेयक खत्म नहीं होगा। अब देखिए 107 के 4 में लिखा है कि राज्यसभा में यदि कोई विधेयक लंबित है और लोकसभा से पारित नहीं किया गया या ठीक है, राज्यसभा में कोई विधेयक लंबित है जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, तो लोकसभा के भंग होने पर ऐसा विधेयक व्यपगत नहीं होता है, ठीक है। यदि वहीं पे हम लोग देखें कि 107 के 5 में कि लोकसभा में यदि कोई विधेयक लंबित है या फिर लोकसभा से पारित हो गया है लेकिन राज्यसभा में लंबित है, ठीक है, लोकसभा में लंबित हो या पास हो जाए, लेकिन यदि राज्यसभा में लंबित है और लोकसभा भंग हो जाती है तो इस स्थिति में यह विधेयक व्यपगत हो जाएगा, क्योंकि जो नई लोकसभा आएगी फिर उसके अनुमोदन की आवश्यकता होगी, इसलिए ये विधेयक खत्म हो जाता है। अब देखिए संचित निधि पर कौन कौन से व्यय भारित होते हैं वो देखने की ज़रूरत है। तो राष्ट्रपति का जो वेतन होता है उसके सारे भत्ते वगैरह संचित निधि पर, लोकसभा और राज्यसभा के सभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इन सब का। उसके बाद ऐसे ऋण जिनका भार भारत सरकार पर है वो भी संचित निधि पर भारित होगा। एससी, सुप्रीम कोर्ट, फेडरल न्यायालय और हाई कोर्ट के पेंशन, ये संचित निधि पर, राष्ट्र की संचित निधि पर भारित होता है, हाई कोर्ट की पेंशन। लेकिन हाई कोर्ट का जो वेतन है हाई कोर्ट के जजों का, वो वेतन राज्य की संचित निधि पर भारित होगा, ना कि देश की संचित निधि पर। तो ये वाला टर्म याद रखिएगा। अब सीएजी के जो भी व्यय हैं वो संचित निधि पर भारित है। न्यायालय, अधिकरण, डिक्री या कोई पंचायत है उसके भी, और अन्य व्यय जिसे संविधान या संसद विधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित किया जाए वो संचित निधि पर भारित हो जाएगा। मतलब यदि संसद ही किसी व्यय को घोषित कर दे कि ये भारत की संचित निधि पर भारित है तो वो भारित होगा। अब देखिए मनी बिल क्या होता है। मनी बिल आप सब ने पढ़ा लिखा है, आर्टिकल 110, और उसके बाद जो वित्त विधेयक होता है फाइनेंशियल बिल, ये आर्टिकल 117, ठीक। लेकिन ये है क्या, ये समझने वाली बात है। तो करों का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन, मतलब कोई कर है उसको लगाया जा रहा है, हटाया जा रहा है, परिवर्तित किया जा रहा है, विनियमित किया जा रहा है, वो सारे काम मनी बिल से होंगे। भारत सरकार द्वारा धन उधार लेना या कोई प्रतिभूति देने का विनिमयन जो है ये भी मनी बिल में कंसीडर किया जाएगा। संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ये भी आपका मनी बिल है। संचित निधि पर विनियोग, ये भी आपका मनी बिल है। व्यय को संचित निधि पर भारित घोषित करना, ये भी मनी बिल है। और लोक लेखा से धन प्राप्त करना, ऐसे धन का निगमन, अभिरक्षा व संघ राज्य की लोक लेखा की संपरीक्षा करना, ये भी आपका मनी बिल ही है। तो ये मनी बिल में क्या क्या टर्म्स होते हैं वो याद रखना है, ठीक है। अब देखिए संसदीय समितियां, तो संसदीय समितियां जो होती हैं दो तरह की होती हैं, एक स्थायी और एक तदर्थ। स्थायी समितियों में वित्त समितियां, विभागीय स्थायी समितियां, जांच समितियां, परीक्षण नियंत्रण के लिए गठित समितियां और फिर सदन के दैनिक कार्यों के लिए समितियां, ये सारी होती हैं। आपकी जो इम्पोर्टेंट है वित्त समितियां हैं, इसमें 3 तरह की समितियां होती हैं। पहली लोक लेखा, प्राक्कलन और सरकारी उपक्रम समिति। लोक लेखा में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि जो लोक लेखा समिति है उसका जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का नेता होता है, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। प्राक्कलन समिति जो है इसके सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं, और जो सरकारी उपक्रम समिति है इसके 22 सदस्य होते हैं और 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। इन तीनों समितियों का कार्यकाल केवल 1 साल होता है, ये याद रखिएगा, ठीक। अब देखिए याचिका समिति जो है इसमें 25 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से, और ये समिति तब तक चलती रहती है जब तक नई ना बन जाए, तो इसका कोई कार्यकाल नहीं। अब देखिए संसद द्वारा अधिनियमित कुछ अधिनियमों को मैंने यहाँ पर संग्रहित किया है। कई बार ये पेपर में पूछे गए, सारे अधिनियम पेपर में कहीं ना कहीं पूछा गया है, तो आप इनको ध्यान से पढ़िएगा, याद रखने की कोशिश करिएगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। तो खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1954 में आया हुआ है, इनका सन ही याद रखना है कि ये कब आए हैं, ठीक है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम 2005 में, इसको 26 अक्टूबर 2006 को लागू भी कर दिया गया। SC/ST के अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में आया और 30 जनवरी 1990 में लागू हो गया। इसी से बाद में आपका नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST बना है, ठीक है। हिंदू विवाह अधिनियम जो है ये 1955 में है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 में है, बार बार पूछा है।
इस अधिकरण के किसी भी निर्णय को यदि आप अपील करना चाहते हैं तो 90 दिन तक सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, सती निरोध अधिनियम 1987, भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878, शाही पद अधिनियम 1876, भारतीय हाईकोर्ट अधिनियम 1861, इसी से आपके कोर्ट बने थे। कौन कौन से? तो मद्रास का, कलकत्ता का और बॉम्बे का। कब बने थे? तो ये 1862 में बने थे, ठीक है। और 1866 में आपका बना है इलाहाबाद हाई कोर्ट। भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, मजदूरी सदाई अधिनियम 1936, बोनस सदाई अधिनियम 1965, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, कंपनी अधिनियम 2013, भारतीय संविदा अधिनियम 1872, साझेदारी अधिनियम 1932, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930, राजद्रोही सभा रोकने का अधिनियम 1907, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, भारतीय फौजदारी कानून अधिनियम 1908, समाचार पत्र अधिनियम 1908 और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। याद रखिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछ सकता है। अब देखिए, हम लोगों का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ वर्णित है? तो ये आर्टिकल 124 से 147 तक है, ठीक है। भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है 28 जनवरी 1950 को। जो सुप्रीम कोर्ट है, इसने इसी साल ये अपने 75वीं वर्षगांठ मनाने वाला है 2025 में। तो इस साल अभी सितंबर माह में जब जिला न्यायालयों की एक संगोष्ठी हुई थी नई दिल्ली में भारत मंडपम में, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का झंडा घोषित किया गया है, जिसका रंग नीला है, संविधान की खुली हुई किताब है। ये सारे टर्म मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये डायरेक्ट पूछेगा ऐसे ही करंट अफेयर में कि क्या क्या प्रतीक में या झंडे में शामिल है। तो संविधान की किताब है, ठीक है, और जो आपका अशोक चिन्ह है वो शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये जो टर्मिनोलॉजी बता रहे हैं, ये डायरेक्ट ऐसे ही पूछ देता है, तो वो याद करने की ज़रूरत है। नीला रंग झंडे का क्या कलर है, वो पूछ देगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 से एकल न्यायपालिका की स्थापना की जाती है। आप अगर देखेंगे तो जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, इसमें न्यायाधीशों की संख्या क्या है? तो वर्तमान में 33 न्यायाधीश है और एक मुख्य न्यायाधीश, कुल 34 हो गए। अब देखिए, राष्ट्रपति को संबोधित कर त्यागपत्र देता है कौन? तो ये अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश है तो वो राष्ट्रपति को संबोधित करेगा। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के द्वारा ही कदाचार या असमर्थता के आधार पर किसी भी न्यायाधीश को हटाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद, ठीक। और कौन से अधिनियम से जांच होगी? तो ये अधिनियम उसका लिखा हुआ है। अब देखिए, सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण एक्ट 2007 के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। मतलब जो मार्शल लॉ है, उसने यदि कोई निर्णय दिया है तो उसकी अपील भी यहाँ की जा सकती है। तो कहाँ से? सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 से। जनहित याचिका को CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया YV चंद्रचूड़ जी के कार्यकाल में चालू किया गया था। ये याद रखिएगा, ये वर्तमान जो हम लोगों के CJI हैं DY चंद्रचूड़ जी, उनके पिताश्री हैं। और जो आर्टिकल 348 है, इससे सुप्रीम कोर्ट की संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी में होगी, ये निर्धारित किया गया। भाषा के बारे में बात की गई। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है, आर्टिकल 127 तदर्थ न्यायाधीश, 29 अभिलेख न्यायालय, 29 नहीं बोल रहा हूँ, 129, ठीक है। अगर ऐसा है तो आप थोड़ा गिनती पर ध्यान दीजिएगा। 131 मूल क्षेत्राधिकार की बात की गई है, ठीक है। फिर उसके बाद 132 से 136 तक अपीलीय क्षेत्राधिकार की बात की गई। अपीलीय क्षेत्राधिकार मतलब हाई कोर्ट के थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। मूल क्षेत्राधिकार मतलब डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये कौन कौन से केसेस होते हैं? ये 3 तरह के होते हैं, जिसमें राज्य का विवाद हो, राज्य केंद्र का विवाद हो, ठीक है। और एक तरफ राज्य हो, केंद्र हो, या फिर कोई कंपनी हो और डायरेक्ट केंद्र हो, तो ऐसे मामलों में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। फिर देखिए 137 में पुनर्विलोकन, ठीक है, रिव्यू का यहाँ पे वर्णन किया गया है कि न्यायिक पुनराविलोकन जो है वो यहाँ से आया है। ये न्यायिक पुनराविलोकन अगर आप देखेंगे तो ये हमने USA के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है।
आर्टिकल 139 का किसी हाई कोर्ट का मामला अन्य हाई कोर्ट में भेजना है तो वो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 139 का से कर सकती है। 141A में घोषित विधि सभी न्यायालयों में आबद्ध कर होगी, यानी कि जो भी विधि है वो सभी न्यायालयों के लिए मान्य होगी। 142 डिक्री आदेशों पर प्रवर्तन है और 143 में परामर्श राष्ट्रपति को दे सकता है और 138 सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार संसद बढ़ा सकती है। ठीक है, अब देखिए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण वाद अगर देखना चाहें तो इंदिरा साहनीवाद ने ओबीसी और क्रीमी लेयर पर अपना निर्णय दिया था। विशाखावाद जो है ये कार्यस्थल पर उत्पीड़न से संबंधित है। मेनका गांधीवाद आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 परस्पर अपवर्जी नहीं है और साथ में विदेश यात्रा का अधिकार दिया गया मेनका गांधीवाद से। बेला बनर्जीवाद जो है ये वेस्ट बंगाल में भूमि विकास और नियोजन अधिनियम से संबंधित वाद था। इसके अलावा बहुत सारे केशवानंद भारती, गोलकनाथ, मिनर्वा मिल्स, बेरूबारी, SR बोम्मई सारे इंपॉर्टेंट है, आप इनको एक बार पढ़िएगा, हम भी आगे कवर करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए अब चुनाव सुधार समितियां, अब समितियां जो बनी है ये मैंने यहाँ पे टोटल 8 समितियां लिखी हुई हैं और ये 8 समितियां मैंने ऐसे अपने आप से सोच के नहीं लिखी हैं, ये सब पेपर में कभी ना कभी पूछ चुके हैं, चाहे वो यूपी PCS का हो, UPRO का हो या बिहार PCS का हो या UPSC हो, ये पूछा है और एक बार नहीं बार बार वेरियस एग्जाम में पूछा है, इसलिए इनको याद रखना है आपको। तारकुंडे समिति का गठन हुआ था 1975 में और इसका गठन ये JP जो है जयप्रकाश नारायण जी की संपूर्ण क्रांति के समय हुआ था और ये एकमात्र ऐसी समिति है जो निजी समिति है, मतलब सरकार ने नहीं इस समिति को बनाया है, JP ने बनवाया था निजी रूप से। ठीक है, तो ये एकमात्र समिति है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। उसके बाद दिनेश गोस्वामी समिति 1990, वोहरा समिति 1993 अपराध व राजनीति की साठगांठ की जांच के लिए बनाई गई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। केवल अकेले इस समिति से क्वेश्चन आ चुका है, अपराध और राजनीतिक साठगांठ से संबंधित कौन सी समिति है, और बस ऐसे ही 4 ऑप्शन दिया हुआ था, वोहरा समिति आपका सही था। इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 में चुनाव खर्च से संबंधित है। MN वेंकट चलैया समिति 2002 में संविधान के कामकाज की समीक्षा से संबंधित है। वीरप्पा मोइली समिति 2007 में शासन में नैतिकता के सवाल से संबंधित है, ARC 2 की रिपोर्ट। ठीक है, उसके बाद तनख्वाह समिति ये आई है 2010 में। GS वर्मा समिति 2013 में आपराधिक कानून में संशोधन से संबंधित है। चलिए चलते हैं अगले पेज पर हम लोग। अब हमारा राज्यपाल, अब देखिए हमने इतना डिटेल में शासन व्यवस्था को पढ़ा हुआ है कि यदि हम विधानमंडल में बहुत ज़्यादा गहराई में ना जाए तो भी हमारा काम चल जाएगा। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमने यहाँ पर ज़रूर दी हुई है जहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। देखिए 166 जो राज्यपाल जो है, राज्यपाल का वर्णन आपको 153 से मिलने लगेगा। ठीक है, यहाँ से राज्यपाल का वर्णन है। ठीक, अब हमने सारे आर्टिकल वैसे ही अगर मैं चाहूँ तो इनके भी याद करा सकता हूँ रकानी कोका से। ठीक है, लेकिन अब आपको उनको रटने की ज़रूरत नहीं है, जो महत्वपूर्ण है वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो 166 में राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे, जैसे वहाँ पर 77 में राष्ट्रपति के नाम से किए जा रहे थे, यहाँ पे राज्यपाल के नाम से। 239 का यानी कि 239 दिल्ली में CM की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। बाकी आप जितने भी जगह देखेंगे जहाँ पर विधानसभा है वहाँ पर राज्यपाल नियुक्त करता है, लेकिन यदि दिल्ली का केस है तो यहाँ पर राष्ट्रपति करेगा। आर्टिकल 200 जो है राष्ट्रपति के लिए राज्यपाल विधेयक को आरक्षित कर लेता है। आर्टिकल 201 राष्ट्रपति की सहमति या असहमति राज्यपाल के विधेयक पर, इसका वर्णन किया गया है। अब 213 जो है इसमें अध्यादेश है, विधानमंडल से संबंधित अध्यादेश यदि है तो राज्यपाल इस पर इसको निकालेगा और ये 213 में है। और यदि आप देखेंगे राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है वो 123 में है। 217 हाईकोर्ट के न्यायाधीश राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, ना कि राज्यपाल। और 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों का वर्णन है। अब क्षमादान शक्तियाँ देखिए राज्यपाल की कहाँ सीमित हो जाती हैं, तो राज्यपाल मृत्युदंड को नहीं ख़त्म कर सकता है और ना ही मार्शल लॉ को ख़त्म कर, मार्शल लॉ के द्वारा निर्णय दिए पर इन पर क्षमा नहीं कर सकता है। बाकी जो भी है सारी जैसे राष्ट्रपति की वैसे राज्यपाल की भी है। ठीक है, अब देखिए हम लोग आते हैं विधानमंडल में। यदि आएंगे तो विधानमंडल में आपका विधानसभा होगा और विधान परिषद होगा। अब देखिए विधानसभा जो है एक राज्य में, ठीक है, उसकी सीटों की संख्या 60 से कम नहीं होनी चाहिए और 500 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, विधानसभा का वर्णन आर्टिकल 170 में है।
सीटों की संख्या 60 से कम नहीं और 500 से ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर आप देखें तो सिक्किम इसका अपवाद है, यहाँ 32 सीटें ही हैं। गोवा इसका अपवाद है, यहाँ 40 सीटें ही हैं। मिजोरम इसका अपवाद है, यहाँ 40 सीटें ही हैं। और पुद्दुचेरी भी इसका अपवाद है, यहाँ 33 सीटें हैं। तो आप इनको याद रखिए, इन 4 को महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अलग है, बाकी उस क्राइटेरिया में से फिट नहीं हो पा रहा है। तो आप इनको याद कर लीजिए। बाकी आपको याद करने की ज़रूरत है जहाँ चुनाव हुए हैं इस बार 5 राज्यों में हुआ है, पिछले साल 4 राज्यों में हुआ, तो इन कम से कम 9-10 राज्यों की सीटों को आपको रटा होना चाहिए क्योंकि यहाँ से पूछ सकता है। उत्तर प्रदेश का आप पेपर देने जा रहे हैं तो हम उत्तर प्रदेश की आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे 403 सीटें हैं, पहले 404 थी, एक एंग्लो इंडियन के लिए थी, अब वो हट गया है। अब देखिए विधान परिषद की यदि बात की जाए तो विधान परिषद का वर्णन आर्टिकल 169 से है और इसका 169 में बात की गई है तो कैसे गठन किया जाएगा, और वर्णित ये 171 में है। ठीक है, अब देखिए विधान परिषद है कितने राज्यों में, उसका वर्णन यहाँ पर है। 6 राज्य मात्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार। इन 6 राज्यों का नाम रट के जाइएगा, पूछ सकता है। अब देखिए विधानसभा के सदस्य कैसे होंगे, तो यहाँ पर 40 से कम कहीं नहीं होंगे। ठीक है, और ये जो सदस्य होंगे ये किसी भी राज्य की विधानसभा सीटों का 1/3 होंगे। ठीक है, विधान परिषद के जो सीटें हैं वो किसी राज्य की विधानसभा का 1/3 होंगी और 40 से कम कहीं नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में 100 सीटें हैं। अब देखिए विधान परिषद के जो सीटें हैं इनको किस तरह से बांटा जाएगा, कहाँ से चयन किया जाएगा, ये वाला पोर्शन आपका बार बार पेपर में पूछता है। ये आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट मान के चलिए, अगर विधान परिषद से क्वेश्चन बनाएगा तो वो यहीं आएगा और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं। तो आप देखेंगे विधान परिषद की जो सीटें हैं वहाँ पे 1/3 सीटें विधानसभा सदस्य चुनकर भेजते हैं, 1/3 सीटें लोकल बॉडी चुनकर भेजती हैं, यानी कि स्थानीय स्वशासन के जो निकाय हैं वो भेजते हैं। अब बची 1/3 सीटों पर 1/12 सीटें ग्रेजुएट स्टूडेंट्स चुनते हैं, स्नातक होते हैं ये, और 1/12 सीटें टीचर्स चुनते हैं जो कि माध्यमिक लेवल से ऊपर के होते हैं। अब बची 1/6 सीटों को गवर्नर मनोनीत करता है। अब आप ये वाला जो क्राइटेरिया हमने लिखा हुआ है 1/6, 1/3, 1/12, 1/12, इसको आप याद रखिएगा, ठीक, कि कौन कितना करता है। अब गवर्नर मनोनीत किन किन क्षेत्रों से कर सकता है, तो मनोनीत करने के लिए वो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इन क्षेत्रों को चुन सकता है। ठीक है, इन 5 क्षेत्रों को। और जब हमने राज्यसभा देखा था तो वहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं था, लेकिन विधान परिषद में है। अब देखिए हाई कोर्ट की बात आती है जब, तो भारत में वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं। 7 ऐसे हाई कोर्ट हैं जिनका क्षेत्राधिकार एक राज्य से ज़्यादा पर फैला हुआ है। हाई कोर्ट आर्टिकल 214 से 231 तक है, और हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है उसका कार्यकाल 62 वर्ष होता है, 62। और यहीं पर अगर सुप्रीम कोर्ट है तो उसका कार्यकाल होता है 65 वर्ष। ठीक है, याद रखिएगा। आर्टिकल 230 जो है संसद हाई कोर्ट के क्षेत्र विस्तार कर सकती है। यदि हाई कोर्ट का क्षेत्र विस्तार करना तो वो संसद करेगी। 215 से हाई कोर्ट अभिलेख का न्यायालय है। ठीक है, और अगर आप सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो वो अभिलेख का न्यायालय कहाँ से है, तो 129। अब देखिए 202 न्यायाधीशों का वेतन राज्य की संचित निधि पर भारित होता है, लेकिन पेंशन केंद्र की संचित निधि पर भारित होता है। ये याद करने वाली बात थी, पहले भी हमने ये आपको बताई है जब हमने राष्ट्र की संचित निधि पढ़ाई थी। अब देखिए 223 जो है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की बात करता है, और 224 जो है ये 2 वर्ष के लिए अपर न्यायाधीश की बात करता है, एडिशनल जज। और 241 जो है ये संसद के किसी यूटी के लिए हाई कोर्ट बनाने की शक्ति का वर्णन करता है। ठीक है, केवल एक यूटी है दिल्ली जिसके पास खुद का हाई कोर्ट है, केवल एक यूटी। हालांकि अब जम्मू कश्मीर भी ऐड हो जाएगा, सॉरी, अगर जे.एन.के अब विधानसभा एक यूटी तो बनी गया है तो यहाँ का भी एक होगा, तो आप जे.एन.के और दिल्ली याद रखिएगा। अब हम आगे जाएं अगर, तो सबसे पहले हाई कोर्ट कौन से बने हैं, तो ये आपका कलकत्ता, बम्बई, मद्रास 1861 के एक्ट से 1862 में, हमने पहले भी बताया है ये वाली चीज़ जब अभी हम एक्ट्स पढ़ा रहे थे। और आप देखेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है ये 1866 में बना हुआ है। अभी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ही है, भले ही इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो चुका है, लेकिन वो प्रयागराज हाई कोर्ट नहीं कहा जाता, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ही है।
अब देखिए हम लोग आयोगों की बात करेंगे जो कि संवैधानिक, असंवैधानिक तथा सांविधिक आयोग हैं, उनकी चर्चा। और ये आप थोड़ा तेज़ी में करिएगा क्योंकि यहाँ पर कुछ ही चीज़ें याद करने लायक होती हैं, जैसे कि निर्वाचन आयोग है, ठीक। तो ये एक स्थायी स्वायत्त निकाय है, अनुच्छेद 324 में वर्णन है, भाग 15 में वर्णन है इसका, ठीक है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 अन्य आयुक्त होते हैं, ठीक है। 3 सदस्यीय है, इनका कार्यकाल 6 और 65 है। मैंने ये 6 और 65 वाला ये जो 6/65 लिखता हूँ मैं, इसको समझा चुका हूँ मैं कि किस तरह से या तो 6 वर्ष पूरा हो जाए या तो 65 साल की उम्र हो जाए, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा 3 सदस्यीय समिति से इनकी सिफारिश की जाती है और इनके वेतन, भत्ते, लाभ की शक्तियाँ तीनों की बराबर होती हैं। इन पर कोई कोताही नहीं की जाती कि अगर कोई मुख्य CEC है यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त तो उसके ज़्यादा हो और अन्य के कम हो, ऐसा कुछ नहीं है। तीनों के बराबर होते हैं और वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होता है। अब CEC को उसके पद से उसी प्रकार हटा सकते हैं जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा सकते हैं। अन्य आयुक्तों को CEC की सिफारिश के बिना नहीं हटाया जा सकता। अन्य आयुक्तों को CEC की सिफारिश के बिना, चलिए दोस्तों देखते हैं। अन्य आयुक्त जो हैं उनको CEC की सिफारिश के बिना नहीं हटाया जा सकता है। और जो ये हम लोगों का चुनाव आयोग है, इसके कार्य जो हैं ये प्रशासनिक, सलाहकारी और अर्धन्यायिक तीनों प्रकार के होते हैं। अब देखिए अपना अगला टॉपिक है लोक सेवा आयोग। इसका वर्णन भाग 14 में है, 14, अनुच्छेद 315 से 323 तक। अध्यक्ष प्लस अन्य सदस्यों जो है, अध्यक्ष होता है और अन्य सदस्य 9 से 11, इनकी संख्या सामान्यतः 9 से 11 के बीच में कुछ भी हो सकती है। इनका भी कार्यकाल 6 से 65 जो पहले भी था, ठीक है। जो भी पहले हो जाएगा वो, यानी कि 6 या तो हो जाए या तो 65 की उम्र हो जाए। इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति कैसे करेगा? अध्यक्ष और सदस्यों को, ठीक है, उनके दिवालिया, असक्षमता या कर्तव्यों के बाहर नियोजन की स्थिति में लगे होने से हटा सकता है। इसके अतिरिक्त कदाचार, यदि मतलब कि आचरण उनका यदि सही नहीं है, ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात ही हटा सकता है, पहले नहीं हटा सकता। पहले केवल वो क्या कर सकता है? निलंबित कर सकता है, ठीक है। यदि ऐसी जांच सुप्रीम कोर्ट ने दी, इस जांच को, इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की जो रिपोर्ट आई है उसको राष्ट्रपति ना माने, इसका कोई विवेकाधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। अब देखिए राज्य लोक सेवा आयोग जो होते हैं यानी कि PCS, इनके जो अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करेगा। इनका कार्यकाल क्या होगा? तो 6 और 62, या तो 6 पहले हो जाए या तो 62, जो भी पहले हो। हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। ध्यान रखिएगा, नियुक्ति भले राज्यपाल कर रहा है लेकिन राष्ट्रपति ही इनको हटा सकता है। कैसे हटा सकता है? तो जिस तरह से UPSC के सदस्यों को हटाता है, जांच के समय राज्यपाल निलंबित कर सकता है मात्र। हटाने का कार्य राष्ट्रपति का, निलंबित करने का काम राज्यपाल का, ठीक। पेंशन और जो वेतन होता है स्टेट PCS का, इनके सदस्यों और अध्यक्ष का, वो राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। कार्यकाल पूरा होने के बाद पुनः नियुक्ति नहीं हो सकती उसी आयोग में, लेकिन UPSC या किसी दूसरे राज्य के लोक सेवा आयोग में उन सदस्यों की तथा अध्यक्ष बनने के लिए यदि वो योग्य हैं, उनकी उम्र अभी नहीं हुई है, तो वो पद ग्रहण कर सकते हैं। अब देखिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग भी एक निकाय है। यह एक सांविधिक निकाय है, संवैधानिक नहीं। जबकि आप देखेंगे राज्य लोक सेवा और लोक सेवा आयोग दोनों संवैधानिक है, लेकिन ये सांविधिक है, ये विधि द्वारा ही बनाया जाता है, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। इसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा सेवा शर्तें भी राष्ट्रपति ही निर्धारित करता है। चलिए चलते हैं हम लोग अगले पेज में। फिर देखिए यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स हमने लिखे हुए थे, जैसे कि ये 316 है, ठीक है, सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल। ये लोक सेवा आयोग से संबंधित ही आर्टिकल हैं और जो स्टेट PCS से, इनको आप एक बार चाहें तो वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं, क्योंकि इतना समय नहीं है मैं एक एक आर्टिकल पढ़ूँ, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, तो आप पढ़ सकते हैं। चलिए मैं ही पढ़ देता हूँ। 317 लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं उनकी बर्खास्तगी और निलंबन। 318 में सेवा शर्तें संबंधी नियम बनाने की शक्ति। 319 में सदस्यों की सदस्यता समाप्ति के बाद पद पर बने रहने से रोक। फिर उसके बाद 320 में UPSC और स्टेट PCS के कार्य। 321 में कार्यों के विस्तार करने की शक्ति। 22 में UPSC और स्टेट PCS का खर्च और 23 में आयोगों के प्रति प्रतिवेदन। अब देखिए वित्त आयोग, ये एक महत्वपूर्ण है। अभी 16वें वित्त आयोग की घोषणा की गई है। अरविंद पनगड़िया जी जो हैं वो इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। ये पहले नीति आयोग के भी अध्यक्ष थे, ठीक है।
सॉरी उपाध्यक्ष, नीति आयोग का अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होता है, ये पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी थे। और अगर आप देखेंगे तो ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अब देखिए वित्त आयोग जो है इसका वर्णन अनुच्छेद 280 में है। यह एक अर्धन्यायिक निकाय है, ठीक है। इसमें जो सदस्य होते हैं 4 सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होता है, टोटल 5। पुनर्नियुक्ति इनकी संभव है। नियुक्त कौन करेगा तो राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। कार्यकाल और सेवा शर्तें राष्ट्रपति निर्धारित करता है, ठीक है। अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा वित्त आयोग। अनुच्छेद 281 से वित्त आयोग की अनुशंसाएं शामिल हैं और 16वें वित्त आयोग का जो है 2025 और 2031 के बीच अरविंद पनगड़िया, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है। अब देखिए वस्तु एवं सेवा कर परिषद जो है जीएसटी, जिसको हम जीएसटी काउंसिल बोलते हैं, ये आर्टिकल 279A में वर्णित है। 101वां संविधान संशोधन द्वारा 2016 का अधिनियम था, 2017 में ये लागू किया गया और ये जोड़ा गया है। संरचना जो है केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, राज्य वित्त मंत्री व केंद्र के राज्य मंत्री होते हैं। इसमें प्रत्येक राज्य के वित्त करारोपण या राज्य सरकार द्वारा नामित कोई भी विभागीय मंत्री इसमें शामिल हो सकता है, जिसको राज्य सरकार नामित करे वही। परिषद की अनुशंसाएं बाध्यकारी नहीं है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़। कथन में लिख देगा कि जीएसटी परिषद की जो अनुशंसाएं हैं वो बाध्यकारी हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। राज्य निर्णय परिषद में उपस्थित व मतदान जो होगा वो 3/4 बहुमत से ही लिए जाएंगे निर्णय, ठीक है। हर जगह 2/3 बहुमत होता है, लेकिन यहाँ पे 3/4 यानी कि 75%, ये याद करने वाली चीज़ है। जिसका कोरम जो है वो 1/2 है, यानी कि आधे सदस्यों का होना आवश्यक है। हर जगह कोरम 1/10 होता है, चाहे लोकसभा का सदस्य हो, राज्यसभा की बैठक के लिए हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 75%, सॉरी कोरम आधा 50% और बहुमत 75% का। देखिए अब जो काउंसिल है उसमें स्टेट्स और सेंटर की जो भागीदारी है, सेंटर के सदस्य 1/3 और स्टेट्स के सदस्य 2/3। अब देखिए भारत का महान्यायवादी, इसको हमने पहले पढ़ा हुआ भी है, आर्टिकल 76 में है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करता है। राष्ट्रपति इसका पारिश्रमिक निर्धारित करता है। योग्यता 5 साल या तो जज हो या तो 10 साल वकील हो। कहाँ पर? हाई कोर्ट में, ये याद रखिए, ठीक है। 143 आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है सुप्रीम कोर्ट में। संसद सदस्य की भांति भत्ते व विशेषाधिकार इसको मिलते हैं। अटॉर्नी जनरल का वर्णन आर्टिकल 76 में है, परंतु सॉलिसिटर जनरल का वर्णन संविधान में कहीं नहीं किया गया है। अगर कह दे कि सॉलिसिटर जनरल एक संवैधानिक पद है तो ये बिल्कुल गलत बात है। सॉलिसिटर जनरल का कोई वर्णन नहीं है। अब देखिए अगर हम यहाँ पे देखें कि एजी के पास कुछ और एक्स्ट्रा अधिकार होते हैं क्या, तो हाँ, एजी अपना निजी मुकदमा भी लड़ सकता है। मतलब एजी एक तरह का वकील होता है, ये सरकार का वकील भले ही है, लेकिन अगर इसको कोई निजी व्यक्ति अपना मुकदमा दे लड़ने के लिए तो ये लड़ सकता है, लेकिन सरकार के खिलाफ नहीं लड़ सकता, ठीक। अगर कोई व्यक्तिगत मुकदमेबाजी है तो वहाँ पे ये भाग ले सकता है। अब देखिए यहाँ पर बात की गई है, ये कट गया है थोड़ा सा पीडीएफ बनाते समय, यहाँ पे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आयोग है, NC/SC और NC/ST दोनों एक साथ ही हमने कवर किया है, क्योंकि ये दोनों एक ही तरह से बने हुए हैं। तो देखिएगा 1990 में 65वें संविधान संशोधन से NC/ST बना, ठीक है। पुनः 2003 में 89वें संविधान संशोधन द्वारा 2004 से NC/SC यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड साथ में NC/ST नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स दोनों अलग अलग हो गए। अब देखिए दोनों का जो स्ट्रक्चर है लगभग सेम है। NC/SC में 7 सदस्य हैं, NC/ST में 5 सदस्य हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर मोस्टली 5 ही सदस्य NC/SC में भी ज़्यादातर होते हैं, लेकिन उसको 7 तक एक्सटेंड किया जा सकता है। ये 3 सदस्य कभी 5 सदस्य भी हो सकते हैं, लेकिन NC/ST में 5 ही सदस्य रहेंगे हमेशा। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 सदस्य। राष्ट्रपति की मुहर लगे आदेश पत्र से नियुक्ति होगी। सेवा शर्तें, कार्यकाल सब कुछ राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। मतलब इनमें कोई 6/12, 6/62, 6/65 वाला कोई फंडा नहीं है। राष्ट्रपति जो निर्धारित करते हैं वही। जब आयोग किसी मामले की जांच करता है तो उसे दीवानी न्यायालय के अधिकार प्राप्त होते हैं। NC/SC का वर्णन आपको आर्टिकल 338 में और NC/ST का वर्णन आपको आर्टिकल 338A में मिल जाएगा। दोनों की संरचना तथा कार्यशैली समान है। आयोग अपने रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति राज्यपालों को भेजता है तथा इसे संसद व विधानसभा में रखवाता है। राष्ट्रपति संसद में रखवाएगा और राष्ट्रपति राज्यपाल से भिजवा के विधानसभा में रखवाएगा। विधानसभा यानी कि विधानमंडल, जहाँ पे सिर्फ विधानसभा है तो विधानसभा ही होती है।
अब देखिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ये एनसीबीसी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, ये आर्टिकल 338B में ये अभी 2018 में लेटेस्ट ऐड हुआ है, ठीक है, संशोधन के द्वारा। मंडल आयोग की सिफारिश पर 1993 में स्थापना की गई, ठीक है, किसकी, तो पिछड़ा वर्ग आयोग की। लेकिन ये संवैधानिक दर्जा इसको कब मिला, ये 2018 में 102वें संविधान संशोधन से संवैधानिक दर्जा मिला है। संरचना, कार्यशैली, अन्य सभी जो भी प्रावधान हैं सब कुछ एनसीएससी और एनसीएसटी की तरह ही है, कुछ भी अलग नहीं है। मतलब सेम जांच करने के टाइम दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ, कार्यशैली, किस तरह से राष्ट्रपति इनका कार्यकाल निर्धारित करेगा, किस तरह इनकी नियुक्ति होगी, सब कुछ सेम टू सेम। भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए विशेष अधिकारी का जो वर्णन है ये अनुच्छेद 350B में है, ठीक है। कहाँ से किया गया है, तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इस पद का सृजन किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, सेवा शर्तें, कार्यकाल का कोई उल्लेख नहीं है। राष्ट्रपति नियुक्त भले कर देगा लेकिन सेवा शर्तें तथा कार्यकाल का कोई उल्लेख नहीं है, ना कि राष्ट्रपति इसको डिसाइड भी करता है, तो कुछ भी ऐसा वर्णित नहीं है। आयुक्त के मुख्यालय जो हैं ये प्रयागराज में, बेलगाम में, चेन्नई में और कोलकाता में है। 3 क्षेत्रीय मुख्यालय जिनके प्रमुख उप आयुक्त भी होते हैं, ठीक है। अब हमारा अगला जो पोर्शन है वो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी, बहुत इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 148 से 151 के बीच में। अब आप देखेंगे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त 6 वर्ष या 62 वर्ष इसका कार्यकाल होगा, ठीक है, 6 वर्ष या 65, सॉरी, या तो वो 6 साल का कार्यकाल रहेगा या तो उसकी उम्र 65 वर्ष हो जाएगी और वो अपने पद से हट जाएगी। सीएजी की रिपोर्ट जो है वो सेंटर में राष्ट्रपति प्रस्तुत करता है और राज्यपाल स्टेट में। उसी तरह हटाया जाएगा जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 148 में क्या है, तो भारत के सीएजी का वर्णन है। आर्टिकल 149 में सीएजी के कार्य एवं शक्तियाँ हैं। आर्टिकल 150 में संघ एवं राज्यों का लेखा प्रकार है और 151 में अंकेक्षण प्रतिवेदन है। अब देखिए राज्य का महाधिवक्ता जो है ये एजी की तरह ही होता है। 165 आर्टिकल नंबर 165 में इसका वर्णन है। राज्य में एजी का पूरक, अर्थात जो कार्य केंद्र में एजी करता है वही कार्य राज्य में महाधिवक्ता करता है, कुछ भी नया नहीं था। अब देखिए यहाँ पे ये आयोगों की संरचना जो है काफ़ी डिटेल लिखी हुई है, इतना ज़्यादा डिटेल नहीं पूछता है। मैं भाव विभोर हो गया था जो इतना ज़्यादा इसको लिख लिया है, लेकिन आप लोग एक बार पढ़ने का ध्यान दीजिएगा। नीति आयोग, इसकी संरचना, इसके अध्यक्ष जो हैं वो पीएम होते हैं। शासकीय परिषद में सभी सीएम तथा जहां सीएम नहीं है वहां के उपराज्यपाल शामिल होंगे, यानी कि ये यूटीज की बात कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद पूर्णकालिक सदस्य उपाध्यक्ष पीएम द्वारा नियुक्त किया जाता है, कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है, और सदस्य राज्य मंत्री के समकक्ष होते हैं। अंशकालिक सदस्य अधिकतम 2 हो सकते हैं। पदेन सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित 4 केंद्रीय मंत्रिपरिषद से होते हैं। और उसके बाद मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त राज्य के सचिव के बराबर होता है सरकार के। उसके बाद विशिष्ट आमंत्रित सदस्य विशेषज्ञ जिनके पास अपने क्षेत्र में कोई विशेषता होती है, पीएम द्वारा ये भी नामित होते हैं। क्षेत्रीय परिषद नीति आयोग द्वारा अध्यक्ष या उसके द्वारा नामित व्यक्ति, इनका सभापति एक निश्चित कार्यकाल के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है हम लोगों का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी काफ़ी डिटेल्ड है, ध्यान दीजिएगा। इसका कार्यकाल जो है 3/70, मतलब 3 साल इसका कार्यकाल या तो 70 साल की उम्र, ठीक। पुनर्नियुक्ति के भी ये पात्र होते हैं। ये एक तरह का सांविधिक निकाय है, संवैधानिक नहीं, सांविधिक। संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 से इसका गठन किया गया है। आप संरचना देखेंगे तो अध्यक्ष के अलावा 5 अन्य सदस्य जो कि पूर्णकालिक होंगे तथा 7 अन्य पदेन सदस्य होते हैं, जिनमें कम से कम 1 महिला का होना आवश्यक है। अध्यक्ष जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है या सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश भी हो सकता है। अब देखिए जो 5 पूर्णकालिक सदस्य हैं उनमें एक सुप्रीम कोर्ट का कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, 2 जो है वो दूसरा जो होगा आपका वो हाई कोर्ट का कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, तीसरा, चौथा और 5वां सदस्य जो है वो ह्यूमन राइट से संबंधित जानकारी का कार्यानुभाव वाला कोई व्यक्ति हो सकता है। अब देखिए जो 7 पदेन सदस्य हैं इनमें कहाँ से लोग आते हैं, तो ये एनसीएससी, एनसीएसटी, एनसीडब्ल्यू, ये है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड। उसके बाद विकलांगों के लिए ये आयुक्त है, ठीक है। ये सदस्य वहाँ से आएंगे अलग अलग आयोगों से। और नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति द्वारा पीएम की अध्यक्षता में बनी एक समिति की सिफारिश पर। और उस समिति में कौन कौन होता है, तो उस समिति में पीएम खुद होता है, होम मिनिस्टर होता है, आपका लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति और दोनों सदनों में विपक्ष का नेता।
राष्ट्रपति इनकी पदच्युति करेगा, परंतु सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद। पदच्युत का मतलब होता है उनके पद से हटाना, ठीक है। वेतन, भत्ते व सेवा शर्तें केंद्रीय सरकार निर्धारित करती है। किसके? तो ये जो हम लोगों का नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन होता है। अब देखिए SHRC, जैसे राष्ट्र देश में NHRC है, वैसे ही किसी राज्य में SHRC होता है। ये भी HRPA यानी कि ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1993 से आया है। यहाँ पे भी कार्यकाल 3 साल या तो फिर उम्र 70 साल, ठीक। केवल उन्हीं मामलों में ये जांच कर सकता है जो राज्य सूची या समवर्ती सूची में हों, जबकि NHRC का क्राइटेरिया खुला हुआ है, लेकिन SHRC जो है वो केवल राज्य सूची और समवर्ती सूची के मामलों में यदि उल्लंघन हो रहा है ह्यूमन राइट्स का तो ही जांच करेगा। अध्यक्ष जो होगा वो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश होगा, सेवानिवृत्त। सदस्य जो होगा वो हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायाधीश। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश से हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई न्यायाधीश भी हो सकता है। नियुक्ति करेगा राज्यपाल एक समिति की सिफारिश पर, और उस समिति में फिर से CM होगा, विधानसभा का अध्यक्ष होगा, विधानसभा में विपक्ष का नेता होगा, यदि परिषद है तो परिषद का जो सभापति होगा, और वहाँ पे जो विपक्ष का नेता होगा वो भी शामिल किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन इनको हटाने का काम जो करेगा वो हमारे राष्ट्रपति महोदय जी करेंगे। अब देखिए केंद्रीय सूचना आयोग आता है, CIC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ये एक गैर संवैधानिक निकाय है। ये बना है सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 से। इसमें सदस्य जो होते हैं, एक आयुक्त होता है, मुख्य आयुक्त, और 6 अन्य सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति भी एक समिति करती है, जिस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष का नेता और एक कैबिनेट मंत्री होता है। कार्यकाल केंद्र सरकार जो निर्धारित कर दे, या 65 वर्ष, ठीक है। केंद्र साल जो निर्धारित कर दे, 4 साल, 3 साल, 5 साल, जो निर्धारित कर दे, कोई इसमें फिक्स नहीं है। केंद्र निर्धारित करेगा, ये भी ध्यान रखिएगा, ना कि संसद कर रही है, ना आपके राष्ट्रपति कर रहे हैं, ना प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार। अब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद इनको हटा सकता है। सिविल कोर्ट की शक्तियां केंद्रीय सूचना आयोग को प्राप्त होती हैं। इसी तरह राज्य सूचना आयोग भी होता है। ये भी कहाँ से बनेगा? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से। इसमें मुख्य आयुक्त और 10 से कम सदस्य होने चाहिए। नियुक्ति राज्यपाल करेगा, वैसी ही एक समिति बनेगी जिसमें CM होगा, विधानसभा का नेता विपक्ष होगा और एक कैबिनेट मंत्री होगा। उसके बाद उसी की सिफारिश पर राज्यपाल नियुक्त कर देगा। कार्यकाल जो केंद्र सरकार निर्धारित करते, या 65 वर्ष। पदच्युति राज्यपाल करेगा सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद। अब देखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये आता है आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये 2003 में इसको सांविधिक दर्जा दिया गया। पहले 2003 से पहले ये गैर संवैधानिक निकाय था, लेकिन अब ये सांविधिक निकाय है। इसका जो कार्यकाल है वो 4 साल है, और जो उम्र का क्राइटेरिया है वो 65 वर्ष है। संथानम समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया गया है। इसमें अध्यक्ष होता है, सदस्य जो होते हैं वो 2 होगा या तो 1 होगा, ठीक है। वेतन भत्ते UPSC के समान राष्ट्रपति हटाएगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद जैसे UPSC के आयोग में सदस्यों को और अध्यक्ष को हटाया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त समिति जिसमें PM, होम मिनिस्टर और नेता विपक्ष होंगे, उनकी सिफारिश पर इसकी नियुक्ति की जाएगी। और सेंट्रल विजिलेंस कमेटी 2 कानूनों पर काम करती है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 और मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट 2006। दीवानी कोर्ट की सभी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। अब देखिए हमारा अगला टॉपिक है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, CBI। ये भी संथानम समिति 1963 से आया हुआ है। वर्तमान में कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत है, पहले गृह मंत्रालय के अंतर्गत होता था ये आयोग, ब्यूरो। और दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम 1946 से इसको शक्तियाँ मिलती हैं। इसका जो मोटो है उद्यम, निष्पक्षता, ईमानदारी। CBI का जो निदेशक होगा उसको चुना जाएगा PM, विपक्ष का नेता, और CJI या उनके द्वारा नामित किसी जज की बनी एक समिति के द्वारा, ठीक है। अब देखिए लोकपाल और लोकायुक्त, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लोकपाल का जो कार्यकाल है 5 वर्ष है, और जो उम्र का क्राइटेरिया है वो 65 वर्ष है। सबसे पहले ठीक है, सबसे पहले लोकायुक्त अगर आप देखेंगे तो ये बना है महाराष्ट्र में 1971 में, प्रथम लोकायुक्त। लेकिन आप देखें तो ओडिशा ने 1970 में अपना बिल पास कर दिया था, लेकिन लागू किया जाके 83 में, यहीं पे महाराष्ट्र खेल गया। अब देखिए लोकपाल जो है इस पे एक अध्यक्ष होगा, 8 सदस्य होंगे, 50% न्यायिक और 50% SC, ST, महिला या अल्पसंख्यक वर्ग से। अध्यक्ष जो होगा वो राष्ट्रपति उसकी नियुक्त करेगा, और कैसे करेगा? तो एक समिति बनेगी। इस समिति में फिर वैसे ही प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, विपक्ष का नेता और जज शामिल होंगे। लोकायुक्त जो है ये राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, हाई कोर्ट के किसी मुख्य न्यायाधीश से और CM से सलाह लेकर के, और विपक्ष का नेता भी शामिल रहेगा, ठीक है।
अब देखिए हमारा यहाँ पे राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण है, यहाँ पे देखेंगे तो ये NIA जो कहा जाता है, NIA, ठीक है। NIA 2009 में बना है, NIA एक्ट 2008 से। ये आतंकवाद, अलगाववाद और तस्करी जैसे चीज़ों से लड़ने के लिए बनाया गया। NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 2005 में बना ये, ठीक है। जब हमने सुनामी देख ली उड़ीसा में, 2001 में हमने भूकंप देख लिया गुजरात में, तो उसके बाद 2009 में ये आपदा प्रबंधन अथॉरिटी बनाई गई। NDMA जो होता है इसमें 10 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष, 9 अन्य सदस्य, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री। SDMA ये स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, यहाँ पे भी उसी तरह 10 सदस्य होंगे, इसका अध्यक्ष हम लोगों का मुख्यमंत्री रहेगा। और DDMA ये डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, यहाँ पर 8 सदस्य होते हैं, और जो DM होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो इसका अध्यक्ष होता है। अब देखिए हमने बात की थी सहकारी समितियों को एक साथ एक जगह रखने की, तो वो हमने यहाँ पे पूरी कोशिश की हुई है। तो सहकारी समितियां जो हैं ये 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा इनको इंट्रोड्यूस किया गया भारतीय संविधान के भाग 9B में, ठीक है, 9B, 9 खाक लिखा रहेगा हिंदी में ये। अगर अनुसूची में देखा जाए तो अनुसूची 7 में ये है। अनुसूची 7 में कहाँ है, तो ये राज्य सूची की 32 नंबर की एंट्री है। मैंने इतना डिटेल यहाँ पे ये इसलिए लिख दिया है क्योंकि ये पेपर में पूछा है, ये एंट्री नंबर पूछा था। सोचिए, राज्य सूची की तो बात छोड़िए, एंट्री नंबर तक पूछ दिया था कि कौन से नंबर की एंट्री है, तो 32 नंबर की एंट्री है, ये याद रखिएगा। अनुच्छेद 19(1)(c) में इसका वर्णन है, अनुच्छेद 43(b) में वर्णन है, अनुच्छेद 243(z)(h) से (z)(t) तक सहकारी समितियों का वर्णन है, ठीक है। अब समिति में पदाधिकारियों की संख्या कितनी होगी, तो 21 से कम होगी। राज्य विधानमंडल सहकारी समिति के अंकेक्षण के नियम बनाएगा। यदि समिति में SC ST तथा महिलाएं हैं तो राज्य विधानमंडल समिति के निदेशक मंडल में SC ST तथा महिलाओं के लिए भी सीटें आरक्षित करेगा। SC ST के लिए 1-1 और महिलाओं के लिए 2। अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं राजभाषा के पार्ट पे। ये भाग 17 में है और अनुच्छेद 343 से 351 तक। अब देखिए देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी संघ की राजभाषा होगी। 1965 तक हिंदी के साथ अंग्रेजी का प्रयोग उन कार्यों में जिनमें 1950 तक हो रहा था, ये लिखा हुआ है। और राजभाषा अधिनियम 1963 हिंदी तथा अंग्रेजी के प्रयोग का उपबंध करता है, अंग्रेजी की सीमा निर्धारित नहीं की गई है, ठीक है। अब देखिए ये आर्टिकल्स हैं राजभाषा के, कई बार पूछता रहता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। 343 में संघ की राजभाषा, उसके बाद 344 में राजभाषा पर संसदीय आयोग का या समिति, 345 में राज्य की राजभाषा और भाषा, उसके बाद 346 में राज्य तथा राज्य केंद्र के बीच संवाद की भाषा, फिर उसके बाद 47 में किसी राज्य की जनसंख्या के समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा, 348 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रयोग की जाने वाले अधिनियमों और विधेयकों की भाषा, 349 में भाषा संबंधी अधिनियम करने की प्रक्रिया, फिर उसके बाद 350 में शिकायत निवारण में प्रतिनिधित्व के लिए प्रयुक्त भाषा है, फिर उसके बाद 350 आप देखेंगे तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की सुविधा, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ये पेपर में आया हुआ है, डायरेक्ट छपा हुआ कई बार, बार का, बाकी ये भी पूछा है लेकिन ये बार पूछा है। 350 भी भाषाई अधिकारी, ये भी बार पूछता रहता है। 351 जो है ये हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। भाषा समिति जो बनाई गई है लोकसभा तथा राज्यसभा से बनती है, लोकसभा के 20 सदस्य, राज्यसभा के 10 सदस्य, इसका अध्यक्ष जो होगा वो होम मिनिस्टर होगा। अब देखिए सांस्कृतिक भाषा अभी केवल 6 हैं लेकिन 9 हो गए हैं। कैसे, अगर देख रहे हैं जो हम लोगों की शिक्षा नीति है 2020 में जो आई है, और उसके बाद जो 2024 का बजट है उसमें तो 3 भाषाओं को जोड़ा गया है, लेकिन अभी इनको आधिकारिक रूप से घोषित नहीं किया गया है, इसलिए अभी आप 6 ही याद रखें। लेकिन जैसे ही ये आधिकारिक रूप से राजपत्र में प्रकाशित हो जाएगा उसके बाद ये 9 होंगी। तो तमिल है 2004 में इसको जोड़ा गया, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु को 2008 में, कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में और ओडिया को 2014 में सांस्कृतिक भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। अब देखिए अखिल भारतीय सेवाएं हमने बताया था कौन कौन सी हैं, तो IAS, IPS और IFOS हैं। IFOS जो है ये 1966 में जोड़ी गई है, IAS IPS पहले से थी। केंद्रीय सेवा जो होती हैं इसमें 4 सेवाएं हैं, ग्रुप A B C D, ठीक है। IFS ये इंडियन फॉरेन सर्विस जो है ये ग्रुप A की जॉब है, ठीक है। अब देखिए कार्यकाल की यदि हम बात करें तो केंद्रीय अखिल भारतीय सेवा इसका राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद होता है, और वहीं पे यदि PCS वाला है कोई सेवा में
तो वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होगा। अब देखिए, जांच समिति की जांच के उपरांत ही बर्खास्त किया जा सकता है, पदावनति या दंड का प्रावधान भी है। अखिल भारतीय सेवा 312 का संशोधन 368 के अंतर्गत नहीं माना जाता है। ठीक है, ये कैसे होता है? तो ये 312 में राज्यसभा इसके लिए विधेयक पारित करती है और ये वहाँ से होता है। 368 के अंतर्गत ये नहीं दिया जाता। अब देखिए, आर्टिकल 309 में क्या है? तो संघ व राज्य में सेवानिवृत्त व्यक्तियों की नियुक्ति जो है और सेवा शर्तों का वर्णन है। 310 में सेवा अवधि का वर्णन है। 311 में बर्खास्तगी तथा सेवा मुक्ति और पदावनति का वर्णन है। 312 में अखिल भारतीय सेवा का वर्णन है और 312A में कतिपय संसद की सेवा शर्तें बदलने व समाप्त करने की शक्ति का वर्णन है। कतिपय सेवाओं में, कुछ भी सेवाओं में संसद ये शक्ति प्राप्त कर लेती है कि वो उनका सेवा शर्तों में बदलाव कर सकती है। अब देखिए, ये तो हो गया हम लोगों का ये वाला पोर्शन। अब देखिए, पंचायती राज चालू होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। यहाँ पंचायती राज और जो नगर निकाय है, इन दो टॉपिक से कम 3 क्वेश्चन हर बार आ जाते हैं, 2 टॉपिक से केवल। तो हम लोग उनको देखेंगे। देखिए, पंचायती राज भाग 9 में है। भाग 9 में अनुसूची 11 में इनको जोड़ा गया है, भाग 9 में जोड़ा गया है। और ये जो 29 विषय हैं, इनका वर्णन अनुसूची 11 में आपको मिलेगा। अगर अनुच्छेद की बात करें तो ये 243 अनुच्छेद से लेकर के 243O या हिंदी में अगर देखें तो अड़ा तक है। अब ये जुड़ा कब है? तो 73वें संविधान संशोधन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से इसको जोड़ा गया और 24 अप्रैल 1993 से ये प्रभाव में आ गया है। 24 अप्रैल 1993 से ये लागू हो गया है। 24 अप्रैल को आप पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं, ये डेट याद रखिएगा। ठीक है, 24 अप्रैल। अब देखिए, संविधान का भाग 9 अनुच्छेद 5 के क्षेत्रों पर लागू नहीं होता। अनुच्छेद 5 में क्या है? सॉरी, अनुच्छेद नहीं, ये अनुसूची है। अनुसूची 5 के क्षेत्रों पर लागू नहीं होता। तो अनुसूची 5 में SC ST का एरिया वर्णित किया गया है। ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। तो वो वर्णित अगर वहाँ लागू नहीं होता तो वहाँ के लिए क्या प्रावधान है? तो वहाँ पे एक पेशा एक्ट लाया गया 1996 में। इस एक्ट के तहत इन 10 राज्यों में पंचायती राज के प्रावधान किए जाएंगे, वो एक अलग चीज़ है। अब ये 10 राज्य हैं कौन? तो आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उड़ीसा है, झारखंड है और हिमाचल प्रदेश। इन 10 राज्यों को याद रखिएगा। अब देखिए, पेशा एक्ट जो है ये ST का आरक्षण 50% से कम नहीं होने देता है और अध्यक्ष पद पर ST को आरक्षित करता है। यानी कि इन 10 राज्यों में जहाँ जहाँ अनुसूची 5 का क्षेत्र होगा, वहाँ वहाँ जो अध्यक्ष पद होगा वो ST के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ समितियाँ बनी थी पंचायती राज से संबंधित, उन समितियों को याद रखना जरूरी है। 2022 के पेपर में ही अभी हाल ही में ये क्वेश्चन आया था मिलान के लिए, और ये हाल का मैं बता रहा हूँ, उसके पहले ना जाने कितनी बार पूछा जा चुका है। तो BR मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बनी थी। 3 स्तरीय पंचायतों की बात की थी इसने। अशोक मेहता समिति 1977 में बनी थी, इसने पार्टी सिस्टम इंट्रोड्यूस करने की बात की थी। GVK राव समिति 1985 में बनी थी और इसने पंचायतों को बिना जड़ की घास कहा था। अब देखिए, LM सिंघवी समिति 1986, PK थुंगन समिति 1988 और VN गाडगिल समिति 1988, इन तीनों समितियों ने संवैधानिक दर्जे की मांग की बात की थी। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कई बार पूछ देता था कि संवैधानिक दर्जे की बात किस संविधान समिति ने की थी, किस समिति ने की थी। तो आप LM सिंघवी आपका अभीष्ट आंसर होता है, सबसे पहले उन्हीं ने की थी। और पेपर कई बार पूछ देता है, ये समितियाँ दे देगा और ये सन दे देगा आपको मिलान करने के लिए। एक तो ये टाइप का क्वेश्चन है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन आपका यहाँ बनता है कि वो आर्टिकल देगा 243A, 243B, 243C, 243D, 243E और फिर ग्राम पंचायत, पंचायतों का संविधान, पंचायतों का गठन, सीटों का आरक्षण और कार्यकाल, और कहेगा इनको मिला दीजिए। ऊपर नीचे करके देगा, आपको मिलाने को बोलेगा। तो ये जो इम्पॉर्टेंट है, ये है तो बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या क्या आर्टिकल इंपॉर्टेंट है हमने वो लिख रखा है, आप याद रखिए। तो A में ग्राम सभा का वर्णन है, B में पंचायतों के संविधान का, C में पंचायतों का गठन, D में सीटों का आरक्षण, E में कार्यकाल, F में सदस्यों की अयोग्यता का वर्णन है, G में शक्तियों का प्राधिकार और H में करारोपण की शक्ति, I में वित्त आयोग का वर्णन है,
के में पंचायतों के चुनाव और आयोग का वर्णन है, और ओ में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक का वर्णन किया गया है। अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं नगर निकाय। तो ये भी भाग 9 का में वर्णित है, ठीक है। 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक ये अनुच्छेद है, और ये कब जोड़ा गया? तो 74वें संविधान संशोधन 1992 से ही लागू हुआ, 1 जून 1993 से प्रभावी है ये। इसका वर्णन अनुसूची 12 में किया गया है, और अनुसूची 12 में कुल 18 विषय हैं, ठीक। अब देखिए ये तो हो गई बेसिक चीज़। उसके बाद यहाँ कहाँ क्या पूछता है, वो जिला योजना समिति। तो जिला योजना समिति के 4/5 सदस्य जो होते हैं वो जिला पंचायत नगर पालिका के निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है। और जो राज्य विधानमंडल है इनके लिए उपबंध बनाता है, जिला योजना समितियों के लिए। मतलब कोई भी कानून बनाना है तो विधानमंडल बनाएगा। वैसे ही महानगर समिति के लिए कानून बनाना है तो विधानमंडल बनाएगा, और इनके 2/3 सदस्य जो होंगे वो नगर पालिका के सदस्य होंगे, ठीक है। और नगर निगम का जो प्रमुख होता है वो महापौर होता है, और इसके अलावा नगर निगम में एक स्थायी समिति होती है, आयुक्त परिषद होता है, और इनका जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है वो एक IAS ऑफिसर होता है जो राज्य सरकार अपॉइंट करती है। अब देखें नगर निगम की भांति ही नगर पालिका में भी एक परिषद होती है जिसका अध्यक्ष होगा, जैसे वहाँ महापौर था यहाँ पे भी अध्यक्ष होता है, और स्थायी समिति होती है, और एक कार्यकारी अधिकारी होगा जो IAS या फिर PCS अधिकारी होता है जिसको राज्य सरकार नियुक्त करेगी। अब देखिए छावनी परिषद एक्ट 2006 से रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत छावनी शहरों की घोषणा की जाती है, जैसे कि एक अम्बाला एक छावनी शहर है, महू एक छावनी शहर है मध्य प्रदेश का। पिछली बार इसको बेस्ट स्वच्छ छावनी शहर का अवार्ड भी मिला हुआ था। अब देखिए यहाँ पे भी कुछ आर्टिकल हैं जो इम्पोर्टेंट है और जो पूछता है बार बार मिलान में ही। तो 243 क्यू में नगर पालिकाओं का गठन, 243 आर में संरचना, 243 एस में वार्ड समितियां और इत्यादि का गठन, 243 टी में सीटों का आरक्षण, यू में कार्यकाल, वाई में वित्त आयोग। ये वित्त आयोग जो है ये राज्य वित्त आयोग है, ठीक है। जिसको कौन गठन की घोषणा कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। जेड ए में चुनाव आयोग, ये चुनाव आयोग भी राज्य निर्वाचन आयोग है, ना कि केंद्र वाला, ठीक है। तो ये राज्य निर्वाचन आयोग है। वैसे ही पंचायतों में भी जो था वो राज्य निर्वाचन आयोग था और राज्य वित्त आयोग था। जेड डी में जिला योजना समिति, और जेड ई में महानगरीय समिति। स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद जो है वो अनुच्छेद 263 में वर्णित है। अब देखिए सबसे पहले स्थानीय स्वशासन कब चालू हुआ? तो मद्रास में पहला नगर निगम बना 1688 में, ठीक है। पहला नगर निगम मद्रास। दूसरा बम्बई और कलकत्ता एक ही साथ 1726 में बने। और लोकल गवर्नेंस स्थायी स्वशासन कब चालू हुआ? तो 1870 में। गवर्नर जनरल था आपका लॉर्ड मेयो। इसको भारत में फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस भी कहा जाता है। ये इतिहास का विषय है, यहाँ पर हम नहीं ज़्यादा डीप डाउन जाएंगे कि स्थानीय स्वशासन कब कैसे, नहीं तो चोलों के टाइम से स्थानीय स्वशासन चलता आ रहा है। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले पेज पर। और ये एक इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। आप ये समझ लीजिए कि आपको कम से कम इतने संशोधन तो याद ही होने चाहिए। एक क्वेश्चन तो आप यहीं से फिक्स मान के चलिए आने ही आने वाला है। तो देखिए 106वां संविधान संशोधन हाल ही में हुआ है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये है 2023 में हुआ है, और इसके तहत आर्टिकल 330, 332, 334 में संशोधन किया जाएगा और 333 जोड़ा जाएगा। ये मतलब SC/ST जो है वही वाले आर्टिकल हैं। वहीं पे महिलाओं को 1/3 आरक्षण, 1/3 महिलाओं के आरक्षण की बात की गई है, ठीक है। 1/3 33%, ठीक है। और ये आरक्षण कहाँ? तो लोकसभा और विधानसभाओं में, ना कि राज्यसभा या फिर वहाँ पे स्थानीय स्वशासन में पहले से महिलाओं के लिए आरक्षण है। तो ये लोकसभा और विधानसभाओं के लिए आरक्षण की ही बात है। उसके बाद 105वां संविधान संशोधन आप देखेंगे तो पिछड़े वर्गों के पहचान के लिए, ठीक है, यूटीज और राज्यों को शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। 104वां संविधान संशोधन जो है वो SC/ST के आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ा देगा। अब 2030 तक SC/ST को आरक्षण इसी प्रकार से प्राप्त रहेगा। और जो एंग्लो इंडियंस हैं इनके आरक्षण को इसी के साथ समाप्त कर दिया गया है। इसीलिए आप देखेंगे कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन की जो 2 सीटें थी वो ख़त्म कर दी गई, जो विधानसभा में एंग्लो इंडियंस की सीटें थी वो भी ख़त्म कर दी गई। जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा में पहले एक सीट थी, अब वो ख़त्म है।
अब देखिए 103वां संविधान संशोधन जो है वो EWS 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया है, यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए आरक्षण कितना 10% लोक नियोजन में। ये आर्टिकल 15(6) और 16(6) में है, वो आपका विषय है, आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा एक्स्ट्रा। इसके बाद 102वां संविधान संशोधन जो है वो NCBC है, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, 2018 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। उसके बाद ये इसको संवैधानिक दर्जा मिला है 2018 में, उससे पहले भी ये बॉडी थी लेकिन संविधान में जुड़ी 2018 में, इसीलिए संविधान संशोधन है ये। 1993 में वैसे इसका गठन हो चुका है मंडल आयोग की सिफारिश पर। अब 101वां संविधान संशोधन जो है ये GST से संबंधित है। ये लागू 2017 में हुआ है लेकिन ये एक्ट 2016 का था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। GST 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया, 1 जुलाई को GST दिवस भी मनाया जाता है। 100वां संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश के बीच क्षेत्रों का हस्तांतरण हुआ था 2015 में। उसके बाद 97वां संविधान संशोधन सहकारी समितियों से संबंधित है। 92वां संविधान संशोधन बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषाओं को शामिल किया गया 2003 में, ठीक है। उसके बाद 89वां संविधान संशोधन जो है वो NCST और NCSC को अलग अलग किया गया, 2003 का एक्ट है और ये 2004 में अलग हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे 86वां संविधान संशोधन जो है ये शिक्षा का अधिकार है, फंडामेंटल राइट में जुड़ा, फंडामेंटल ड्यूटी में जुड़ा, ये 2002 का। फिर उसके बाद 74वां संविधान संशोधन नगर निकाय 1992 में। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज 1992 में। 61वां संविधान संशोधन वोटिंग की उम्र जो है ये 21 साल से घटा करके 18 साल कर दी गई 1989 में। राजीव जी थे इस टाइम पे आपके प्रधानमंत्री, ठीक है। उसके बाद आप 52वां संविधान संशोधन देखेंगे, ये दल बदल से संबंधित है 1952 में। 44वां संविधान संशोधन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार खत्म कर दिया गया और कानूनी अधिकार बना दिया गया। आप सोचेंगे कि मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार में अंतर क्या है, तो मौलिक अधिकार आपको सरकार तथा व्यक्ति दोनों से संरक्षण प्रदान करता है, जबकि कानूनी अधिकार आपको व्यक्ति से संरक्षण प्रदान करता है, ना कि सरकार से। अभी संपत्ति के अधिकार पर ही हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया हुआ है 9 सदस्यों की बेंच से, जिसमें कहा गया है कि अभी तक सरकार किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को अधिग्रहित कर सकती थी सार्वजनिक हित के नाम पर, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब किसी भी संपत्ति को नहीं कर सकती है। अगर सार्वजनिक हित की संपत्ति सरकार घोषित कर रही है तो उसको प्रॉपर प्रूफ देने होंगे, नहीं तो लोग कोर्ट जा सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे 42वां संविधान संशोधन, इसको लघु संविधान कहा जाता है, 1976 में आया था और इससे बहुत सारे संशोधन किए गए। आपकी प्रस्तावना में संशोधन हो गया, फिर उसके बाद राष्ट्रपति की शक्तियों पर नियंत्रण हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। 36वां संविधान संशोधन सिक्किम को एक नए राज्य के रूप शामिल किया गया 1975 में। 18वां संविधान संशोधन शाह आयोग की सिफारिश पर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ 4 नए स्टेट्स और यूटी बने थे। यहाँ पर ये हिमाचल प्रदेश ये भी एक यूटी बना था और चंडीगढ़ ये भी एक यूटी बना था। पंजाब जो है ये पंजाबी भाषा के आधार पर एक राज्य बना और हरियाणा हरियाणवी भाषा के आधार पर बना। हिमाचल प्रदेश 1966 में यूटी बना, जबकि आप देखेंगे कि 1971 में इसको राज्य का दर्जा मिल जाता है। अब 8वां संविधान संशोधन आप देखेंगे तो पहली बार SC/ST को आरक्षण बढ़ाया गया। जब संविधान लागू हुआ था तब SC/ST का आरक्षण केवल 10 साल के लिए दिया गया था और 8वें संविधान संशोधन से उसको 10 साल के लिए और बढ़ाया गया। तो ये 1960 में पहली बार हुआ था। आप देखेंगे 2020 में भी इनके आरक्षण को बढ़ाया गया है। अब 7वां संविधान संशोधन जो है ये भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की बात करता है। इसी में ये भी प्रावधान है कि भाषाई अधिकारी का प्रावधान है, फिर इसी में 2 राज्यों का राज्यपाल एक ही हो सकता है, इसका भी प्रावधान है। और पहला संविधान संशोधन ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, 1951 में ही किया गया था, जमींदारी प्रक्रिया का उन्मूलन के लिए अनुसूची 9 को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया। इस अनुसूची में जोड़ा गया कोई भी विषय है यदि, तो उसको कोर्ट में नहीं जा सकते थे। लेकिन ये प्रक्रिया ख़त्म कब कर दी गई, जब 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारतीवाद में दिया फंडामेंटल स्ट्रक्चर का सिद्धांत। उसके बाद से अगर कोई भी चीज़ है जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर रही है तो उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं। अब देखिए ये थी हम लोगों की पॉलिटी की क्लास, जिसका पहला वीडियो हमने कल डाला हुआ था, ठीक है। ये इसका दूसरा वीडियो था। इस पर हमने घटना चक्र जो है आपका
उसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को संग्रहित किया हुआ था। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो आप बार बार भूलते हैं और ये पेपर में बार बार पूछता है, हमने इसको संग्रहित किया था और आपके सामने रखने का पूरा प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा, और यदि आपको पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करिए, और यदि आपको इसमें कुछ समस्याएं हैं, आपको हमारी त्रुटियां दिखी हैं, तो आप हमको कमेंट में बताइए, हम उन पर सुधार करने का पूरा प्रयास करेंगे। 11 नवंबर को प्रयागराज में एक बड़ा आंदोलन होने वाला है, क्योंकि ये जो परीक्षा है इसमें नॉर्मलाइजेशन का जो प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ी समस्या है, सभी को इससे नुकसान हो सकता है। अब ये पेपर अगर इस तरह से होता है नॉर्मलाइजेशन के साथ तो ये टोटल लक बेस्ड हो जाएगा, इसलिए आप आंदोलन में भी सक्रिय रहिए। 11 नवंबर को ज़रूर पहुंचिएगा और अपने अधिकारों को सुनिश्चित कीजिए, और साथ में पढ़ते रहिए दबाकर, क्योंकि यदि आयोग नहीं माना, पेपर हुआ, तो आपको पढ़ना ज़रूरी है। तो तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और देखते रहिए एडू भारत को। धन्यवाद। मैं शुभम त्रिपाठी।